सकती हैं। लड़की के पास मना करने का कोई कारण नहीं था। तभी एक आदमी आया। ये येनिंग नहीं है जो एसएस रैंक्ड टैलेंट वाला लड़का है। ये व्यक्ति टिएनएफोंग सेफ्टी जोन्स के रिकॉग्निशन टीम का कप्तान हुआंग श्याओ था। इतनी रात हो गई है और एक लेवल 0 लड़का फिर भी यहाँ क्वेस्ट्स लेने आया है। तुम्हें इतना लापरवाह क्यों होना चाहिए? आखिरकार तुम चाहे जितना संघर्ष करो, एक मेंटल टाइप के सिस्टम से क्या हासिल हो सकता है? फीमेल स्टाफ मेंबर हकलाते हुए एक्सप्लेन कर रही थी। सर, दरअसल वो खत्म भी नहीं कर पाई थी। तभी उनके पीछे कुछ लोग जमा हो गए और रिपोर्ट देने लगे। कप्तान, सभी लोग जमा हो गए हैं। हमें शक है कि शिहाई अकादमी में एक 3rd टियर कॉम्बैट अवेकेंट के निशान मिले हैं। हाई ऑफिसर्स ने हमें तुरंत जांच करने का आदेश दिया है। सभी लोग आगे बढ़ो। चलो। ये निंग वहीं खड़ा था और हल्की सी मुस्कान के साथ खड़ा था। उसे ये उम्मीद नहीं थी कि उसकी डिस्ट्रैक्टिव पावर की खबर इतनी जल्दी उन तक पहुंच चुकी होगी। पुराना चिड़ियाघर त्यान पार्क बन चुका था। कमांडर, क्या हम त्यानफोंग सिक्योरिटी एरियाज को सूचित नहीं करेंगे? मैंने देखा है कि त्यानफोंग इन दिनों हर जगह मिलिट्री भेज रहा है। ऐसा लगता है जैसे वो कुछ ढूंढ रहे हैं। क्या ये हम नहीं हो सकते? आर्मर पहने और ब्रॉडस्वॉर्ड चलाने वाला आदमी जांगटाउन एरिया का कमांडर था। एक 3rd टियर अवेकेंड, नाम था हैंग गैंग। हैंग गैंग ने आत्मविश्वास से कहा, मेरा बेटा हैंग शिंग को अभी अभी प्रोजेक्ट फायर सीड ए लिस्ट के लिए चुना गया है। मैं उसके लिए कुछ ब्लू ग्रेड इक्विपमेंट ढूंढना चाहता हूँ। कोई बड़ी बात नहीं है। इसके अलावा कुछ समय पहले त्यानफोंग जोन बेहद निराश था क्योंकि अपर ऑफिसर्स ने एक एसएस रैंक ये निंग को रिजेक्ट कर दिया था। अब ये उन्हें बताना तो जैसे उनके घाव पर नमक छिड़कने जैसा होगा। नहीं, हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कमांडर। हांग गैंग मुंह चिढ़ाते हुए पलटा। लेकिन क्या आपकी जानकारी सही है? क्या यहाँ सचमुच केवल एक पीक 2nd टियर बीस्ट है जो 3rd टियर में आने वाला है? मैं जांगटाउन से इतनी दूर त्यानफोंग एरिया में बेकार नहीं आना चाहता। सहायक ने आत्मविश्वास से जवाब दिया। चिंता मत करो कमांडर, जानकारी सही है। वह कॉर्प्स टाइगर निश्चित रूप से ब्लू ग्रेड इक्विपमेंट ड्रॉप करेगा। इसके साथ ही ग्रुप ने काम शुरू कर दिया। इस बीच ये निंग ऊंचे स्थान पर खड़ा था, पूरे सीन का इंक्वायरी करते हुए। एक सिस्टम क्वेस्ट उसके सामने आया। स्ट्रेंथ सिस्टम एडवांसमेंट क्वेस्ट। एक पीक 1st टियर म्यूटेंट कॉर्प्स हाउंड को समाप्त करो। एजिलिटी सिस्टम एडवांसमेंट क्वेस्ट। एक 2nd टियर म्यूटेंट विंड वल्चर से एक विंग फेदर प्राप्त करो। कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम एडवांसमेंट क्वेस्ट। एक टीम बनाकर एक 2nd टियर म्यूटेंट ब्लड बेयर को खत्म करो। विल पावर सिस्टम एडवांसमेंट क्वेस्ट। एक लो लेवल सुपरनैचुरल इवेंट में 24 घंटे तक जिंदा रहो। इन एडवांसमेंट क्वेस्ट में से 2 त्यान पार्क में थे। ये निंग ने सोचा कि वह दोनों को एक साथ पूरा करने का तरीका ढूंढ सकता है। उसने अपनी मेंटल प्रोबर को सक्रिय किया और अचानक पाया कि एक और समूह था जो उसकी मिशन को चुराना चाहता था। उनमें से उसने हैंग गैंग को देखा जो तीसरा टियर अवेकेंट था। किसी कारण से उस आदमी ने ऊपर देखा, इसलिए उसने जल्दी से अपनी मेंटल प्रोब को वापस खींच लिया। यह तो बहुत नजदीक था, वो लगभग मुझे पकड़ ही लेते। ये नहीं घबराया हुआ था। यह एक कठिन स्थिति थी। अब अगर वे सच में मेरी क्वेस्ट ऑब्जेक्टिव चुरा लेते हैं तो मुझे निश्चित रूप से फेल माना जाएगा। नहीं, मुझे जल्दी काम करना होगा। तुरंत बाद वह कूद कर नीचे आया। ठीक उसी समय कॉर्प्स हाउंड और ब्लड बेयर ने उस क्षमता उपयोगकर्ताओं के समूह को घेर लिया। वे सभी लड़ाई में उलझ गए। सभी लोग तुरंत हमला करने के लिए बंट गए। पहले कमांडर को उनके से अलग खींचो और लड़ाई में लचीले तरीके से समय खरीदने पर ध्यान दो। एक लड़का और लड़की ने कॉर्प्स हाउंड को संभालने की पेशकश की जबकि बाकी लोग ब्लड बियर से निपटेंगे। उसने आत्मविश्वास से तंज कसा। आ जाओ छोटे कुत्ते, बड़ी दीदी तुम्हारे लिए हड्डी लाई है। हांग गैंग अचानक चौंका जब उसे एक जबरदस्त दबाव महसूस हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे कॉर्प्स टाइगर अब सामने आ चुका था। जैसे ही उसने मुंह घुमाया वह ठीक उसके पीछे आ खड़ा था। हांग गैंग बेहद शांत था और यहाँ तक कि खुश भी था। बिल्कुल समय पर अपने तलवार के साथ वह कॉर्प्स टाइगर से अकेले लड़ने के लिए तैयार था। ये निंग झाड़ियों में छिपा था। लगता है ये तीसरा टियर आदमी सबसे अधिक कॉर्प्स टाइगर पर लगे ब्लू ग्रेड इक्विपमेंट के लिए आया है। मुझे अपनी क्वेस्ट्स पूरी करनी है। ब्लू ग्रेड इक्विपमेंट हालांकि मुझे भी चाहिए, लेकिन चुपके से हमला करके कोई हत्या चुराना अमानवीय है। इस पर 3rd टियर से सामना करने की कोई जरूरत नहीं है। अब अगर वह कॉर्प्स टाइगर को भी नहीं हरा सकता तो बात अलग होगी। अभी ये म्यूटेंट लाइन में नहीं थे और इनके बीच की दूरी 100 मीटर से भी ज्यादा थी और मेरे पास सिर्फ एक ही बार हेवनली रिफ्ट फ्लैश का इस्तेमाल करने का मौका है। इसलिए अगर दूरी ज्यादा हो तो कुछ गड़बड़ हो सकती है। मुझे एक निश्चित अवसर का इंतजार करना होगा। कॉर्प्स टाइगर अब एक बरसर्क स्थिति में था। गुस्से में गरजते हुए सामने बढ़ रहा था। हांग गैंग लगातार विंड स्लैश का उपयोग कर रहा था। स्थिति का आकलन करते हुए ये निंग ने तय किया कि उसे इस म्यूटेंट को चुराना ही होगा। उसने उन पर ध्यान केंद्रित किया और प्रोवोकिंग लाइट स्ट्रीम को एक्टिवेट किया। इसके बाद एक असाधारण अमाउंट में पावर तुरंत उनके ऊपर उतरी जिससे समूह भ्रमित और समझ नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा है। क्या ये मिड टियर या हाई टियर 3rd टियर है? हैंग गैंग भी घबराया हुआ था और जब उसने पलटकर देखा तो कॉर्प्स टाइगर पहले ही गायब हो चुका था। क्षमता उपयोगकर्ता समूह गुस्से में था। कौन है जो मेरी हत्या चुरा रहा है? हांग गैंग हालांकि शांत हो गया और अपनी स्थिति समझते हुए उसने महसूस किया कि इस व्यक्ति की ताकत उससे कहीं ज्यादा थी और वह उनसे सीधे तौर पर मुकाबला नहीं कर सकता था। इस मामले को हल करने के लिए त्यानफोंग कमांडर शियाओ हेई को ढूंढना बेहतर होगा। इस बीच किल चुराने के बाद ये निंग खुशी खुशी कूदते हुए बाहर निकला। उसका चेहरा खुशी से दमक रहा था। सिस्टम ने अनाउंस्ड किया कि उसने ब्लड बियर, कॉर्प्स डॉग और कॉर्प्स टाइगर को हरा दिया था जो उसके लेवल से ऊपर थे और उसे 3 एट्रीब्यूट पॉइंट्स मिल गए थे।
उसने म्यूटेटेड मटेरियल्स भी प्राप्त किए, डॉग्स आई, बेयर पॉ और टाइगर आई। उसे आइटम व्हाइट असिमिलेशन ब्लड मिला और व्हाइट जायंट बेयर हेलमेट और ब्लू रिजेंटफुल टाइगर गॉन्टलेट्स जैसे इक्विपमेंट भी मिले। जैसे ही उसने लैंड किया, ये निंग ने ब्लू ग्रेड रिजेंटफुल टाइगर गॉन्टलेट्स का इन्फो पैनल खोला। रिजेंटफुल टाइगर गॉन्टलेट्स इज अ हेल्पिंग वेपन है। इसके एट्रीब्यूट्स ताकत में 3 पॉइंट्स, एजिलिटी में 2 पॉइंट्स और अटैक स्पीड में 30% की इंक्रीज करते हैं। इन गॉन्टलेट्स का इस्तेमाल करने से टारगेट को एक बार मेंटालिटी नुकसान होता है, जिससे एक छोटी सी स्टनिंग होती है और डर का प्रभाव पड़ सकता है। इसका कूलडाउन 24 आवर्स है। इक्विपमेंट का मूल्यांकन पढ़ते हुए लिखा था, गॉन्टलेट्स की एक जोड़ी और जो इसके सामने आता है उसे एक भयंकर टाइगर के डर का सामना करना पड़ता है। विवरण पढ़ने के बाद ये निंग ने समझा, कोई आश्चर्य नहीं कि तीसरे स्तर के कमांडर को इसे चाहिए था। ये निंग ने तुरंत गॉन्टलेट्स को पहना। इस बीच तियानफोंग जांच डिपार्टमेंट में तियानफोंग सिक्योरिटी एरिया जांच यूनिट के कैप्टन हुआंग शियाओ की ओर आ रहा था। क्योंकि उसे कोई जानकारी नहीं मिल रही थी, वह पूरी रात कॉर्प्स सी इंसिडेंट की जांच कर रहा था, लेकिन ठीक वैसे ही जैसे पहले रोटिंग कॉर्प्स फॉरेस्ट के मामले में हुआ था। इस बार भी एक भी सुराग नहीं था तीसरे स्तर के रहस्यमय व्यक्ति के बारे में। उसे ये भी नहीं पता था कि वह वही व्यक्ति था या नहीं। तभी एक अधिकारी भागते हुए अंदर आया। कप्तान, रिकॉनेसेंस टीम ने अभी त्यानलू में 2 तीसरे स्तर की ऊर्जा तरंगों का पता लगाया है। क्या फिर से? और इस बार 2? क्या हमारे तियानफोंग ने सचमुच एक तीसरे लेवल का एक ढूंढ लिया है? हुआंग शियाओ को देर नहीं करनी चाहिए थी। जल्दी करो, सभी को कहो कि आराम करना बंद करें और तुरंत इकट्ठा हो जाएं। अगर हम इसका सही पता नहीं लगा पाए तो कमांडर लौटकर हमें सजा देंगे। तभी हांगक्वांग अंदर घुसा, शियाओ हेई को ढूंढते हुए। शियाओ हेई, बाहर आओ। क्या हो रहा है? ये जांग जिले के कमांडर हांग हैं। हमारे कमांडर शियाओ पहले ही फ्रंट लाइंस के लिए निकल चुके हैं। आपको इतना गुस्सा किस बात पर है? हांगक्वांग ने हुआंग शियाओ के अज्ञानी चेहरे को देखा और फिर बोला, तुम कौन हो? क्या तुम्हारे साथ बात करने का कोई फायदा है? मैं हुआंग शियाओ, तियानफोंग जांच इकाई का कप्तान और कमांडर शियाओ का दाहिना हाथ हूँ। कमांडर शियाओ यहाँ नहीं है, लेकिन अगर तुम चाहो तो मुझे बताओ कि क्या हुआ। मैं देखता हूँ क्या मैं मदद कर सकता हूँ। हांगक्वांग गुस्से में आकर बताने लगा, आज सुबह मैं टैनलू गार्डन में कॉर्प्स टाइगर का शिकार कर रहा था ताकि अपने बेटे के लिए कुछ इक्विपमेंट ला सकूं, लेकिन जैसे ही मैं जीतने ही वाला था, आपके जिले के एक तीसरे स्तर के व्यक्ति ने मेरी हत्या चुरा ली। हैंग को हैरानी हुई। ऐसा लगता है कि हांगक्वांग वह तीसरा स्तर का व्यक्ति था जिसे पहले पहचाना गया था। हांगक्वांग फिर से गुस्से में बड़बड़ाया, तुम्हें बताऊं, तियानफोंग जिले के एक तीसरे स्तर के आदमी में कोई मार्शल ऑनर नहीं है जो हिम्मत करके मेरी हत्या चुरा लेता है, समझे? हाँ, कमांडर हांग, आप मजाक कर रहे होंगे। सबको पता है कि हमारे तियानफोंग में बस एक तीसरा स्तर का आदमी है और वो है कमांडर शियाओ। हांगक्वांग और भी ज्यादा गुस्से में आ गया। मुझे मालूम था कि तुमसे बात करने का कोई फायदा नहीं है। मैं फ्रंट लाइंस पे जा रहा हूँ और शियाओ हेई से न्याय मांगूंगा। चलो। हांग शियाओ चिंतित हो गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि मामला इतनी जल्दी बढ़ जाएगा। ऐसा लगता है मुझे इसे तुरंत कमांडर शियाओ को रिपोर्ट करना होगा। रिपोर्ट मिलने के बाद शियाओ हेई भी चौंका। क्या तुमने कहा? तियानफोंग में फिर से एक रहस्यमय 3rd टियर का एक्सपर्ट आया है और उसने हांगक्वांग के सामने से मेरी हत्या चुरा ली। एक या फिर कई 3rd टियर के लोग तियानफोंग में छुपे हुए हैं। यह एक बड़ी छुपी हुई धमकी है। इस बार इसे पूरी तरह से जांचो। अब समय नहीं है घबराने और पैनिक करने का। जी कमांडर, मैं लोगों को शहर में छानबीन करने के लिए भेजूंगा और उस इक्विपमेंट से जुड़े सुराग इकट्ठा करूंगा। यह निंग अब भी आराम से यूं सेंटर में बैठा था, एक पेस्ट्री खा रहा था। बस 2 और काम रह गए थे, एक विंड वल्चर के पंख और एक स्पिरिट डंजन जो मुझे दूसरे स्टेज में आगे बढ़ने के लिए चाहिए थे। विंड वल्चर फीदर को प्राप्त करना मुश्किल नहीं है, मैं इसे ऑनलाइन खरीद सकता हूँ। हालांकि विंड वल्चर दुर्लभ है, इसका पंख असल में एक लो लेवल मटेरियल है। किस्मत वाले लोग इसे बस उठा सकते हैं और इसका कोई खास उपयोग नहीं है, तो इसे बेच देना बेहतर होता है। येनिंग का विंड वल्चर फेदर के लिए ट्रेड रिक्वेस्ट सिस्टम ने रिसीव किया। जैसे ही उसने रिक्वेस्ट पोस्ट की, किसी ने उसे संपर्क किया। नमस्ते, क्या आप इसे खरीदना चाहते हैं? ऑफर दीजिए। यह चीज मेरे लिए आसान नहीं थी। येनिंग जो पेस्ट्री खाते हुए था, फिर भी तेज था और उसने नोटिस किया कि यह व्यक्ति ज्यादा ईमानदार नहीं था, लेकिन समय की कमी थी तो कोई बात करने की जरूरत नहीं थी। येनिंग ने तुरंत ऑफर दिया। ओह ऐसा है, मैं 800 क्रेडिट पॉइंट्स देता हूँ, कैसा रहेगा? स्क्रीन की दूसरी तरफ बेचने वाला आदमी खुश हो गया। 800 क्रेडिट पॉइंट्स, वह रकम जो एक सी रैंक पहले स्टेज वाले आदमी को 1 साल में भी नहीं मिल सकती। सीधे शब्दों में कहें तो सामने वाला बड़ा खर्चीला आदमी था और इसे बेचना शर्म की बात नहीं थी। तुरंत उस आदमी ने काउंटर किया। 900? नहीं, मैं इसे 1000 पॉइंट्स में बेचूंगा। यह पंख मैंने सच में अपनी जान की बाजी लगाकर लिया है। येनिंग इस ब्लफ से तंग आ गया और पेस्ट्री निगलते हुए तुरंत पलटकर बोला, ये क्या है? अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आप तो पहले स्टेज में ही है ना? अब विंड वल्चर से अपनी जान को क्या खतरा देंगे? आप इसे कहीं से उठा लाए थे, है ना? आपने मेरी सीधी ऑफर देखी और लालच में आकर मुझे धोखा देने की कोशिश की। आपको तो विंड वल्चर फेदर का बाजार मूल्य भी पता है ना? मैं जल्दी में था लेकिन अब नहीं हूँ। अगर आप नहीं बेचना चाहते तो इसे अपने पास रख सकते हो। पूरी बातें सुनने के बाद दूसरा आदमी झुककर बोला, ठीक है, ज्यादा मत बोलो, गला साफ करता है। जैसा आपने कहा था 800 दे दो। फिर भी येनिंग डील करते वक्त भी नाराज था। लोगों की लालच वाकई कोई हद नहीं जानती। उसने तय किया कि उस आदमी को एक सिखाना पड़ेगा। मैंने अपना मन बदल लिया है, अब मैं 400 ही दूंगा।
दूंगा। अगर आप नहीं बेचना चाहते तो कोई और इसे ले जाएगा। वह दूसरा आदमी पछताए हुए और शिकार सा महसूस करते हुए फिर भी मान गया। हाँ हाँ, तुम ले सकते हो। ट्रांजैक्शन पूरी हो गई। अब सिर्फ स्पिरिट डंजन बचा था जो यूथ लर्निंग सेंटर में था। इस डंजन के बारे में कहा जाता है कि यह दूसरे कॉम्बैट डंजन से अलग है और इसके पूरे इतिहास में किसी ने भी एसएसएस रैंक की इवोल्यूशन नहीं प्राप्त की। इसका कारण यह है कि यह जगह लड़ाई की क्षमता को नहीं बल्कि मेंटल स्टेट को परखती है। अभी ये निंग यूथ लर्निंग सेंटर में प्रवेश करने वाला था और यह मौका लेकर यह देखना चाहता था कि उसकी अपनी विल पावर कितनी मजबूत है। जैसे ही वह अंदर गया, आसमान बदल गया और ये निंग ने हैरान होकर देखा कि उसके अलावा और लोग भी इस डंजन को चुनौती दे रहे थे। हालांकि उनकी स्थिति ठीक नहीं लग रही थी। एक लड़की जिसका नाम हांग था, उसे सिर में भयंकर दर्द हो रहा था। एक आदमी जिसका नाम फांग युआन था, वह बिना आवाज के गिर पड़ा था। एक युवा जिसका नाम लियांग तंगफे था, वह थककर चिढ़ा हुआ था। यह स्पिरिट डंजन वाकई अजीब था। यहाँ तक कि टेलीपोर्टेशन भी दूसरे डंजन से अलग था। एक मैच्योर व्हाइट हेयर्ड मैन जो चश्मा पहने हुए था बोला, सभी लोग, मैं एक पीक फर्स्ट स्टेज विल पावर टाइप अवेकनर हूँ। बोला, मेरा नाम लीजिंग है। यहाँ सभी लोग विल पावर टाइप अवेकन हैं। लियांग थेनफेन कूद पड़ा। बिग ब्रदर, क्या तुझे पूछने की जरूरत है, विल पावर टाइप्स के अलावा और कौन इस अजीब एडवांसमेंट मिशन को चुनेगा? लड़की हुआंग ही ने भी सिर हिलाया। बिल्कुल, हमारे विल पावर टाइप्स की कॉम्बैट पावर कमजोर होती है। हम आमतौर पर बाहर के म्यूटेंट से नहीं लड़ सकते और दूसरे अवेकन टीमें हमें तुच्छ समझती हैं। तब अंकल ली ने बोला, ठीक है बच्चों, हालांकि हम लड़ नहीं सकते, मुझे यकीन है कि इस डंजन में जो हमारी विल पावर की टेस्ट लेता है, हम इसे आसानी से पार कर सकते हैं। वैसे भी मैंने पहले 2 बार दूसरे स्पिरिट डंजन्स को क्लियर किया है। इस बार क्या मैं टीम का लीडरशिप करूं? बाकी लोग उत्साहित हो गए। अंकल ली के पास अनुभव है, यह शानदार है। लीजिंग ने देखा कि ये निंग कुछ नहीं कह रहा था और पूछा, पीछे खड़े लड़के, तुमने अभी तक कुछ नहीं कहा, क्या तुम्हारे पास कोई अच्छे विचार हैं? ये निंग सिर्फ हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, मेरे पास कोई खास ओपिनियन नहीं है, मैं बस थोड़ी जल्दी में हूँ। क्या हम मिशन जल्दी शुरू कर सकते हैं? मिशन एक्टिव हो गया और उनका मिशन था, फांग हुआ हाई स्कूल में छिपे हुए गोस्ट को ढूंढो और उसे सील करो। मिशन रिमाइंडर, क्लूज के माध्यम से आप ये एस्टिमेट लगा सकते हैं कि कौन डेफिनेटली एक गोस्ट है। वार्निंग, डोंट बिलीव द वर्ड्स ऑफ अ गोस्ट। एक बार सीलिंग टैलिस्मैन एक्टिव हो जाने पर अगर ये घोस्ट को नहीं पकड़ता तो मिशन फेल माना जाएगा। जैसे ही उन्होंने घोस्ट वर्ड सुना, समूह के चेहरों का रंग उद्देश्य गया। ली जिंग ने सभी को शांत करने की कोशिश की, यह कहते हुए कि तुम लोग चिंता मत करो। गोस्ट कहे जाने पर दरअसल ये बस इंसान होते हैं जिन्हें स्पिरिचुअल एनर्जी इन्फेक्शन से बदलकर विल ट्रिब्यूट के म्यूटेंट्स में बदल दिया जाता है। लेकिन गोस्ट फिर भी काफी खतरनाक होते हैं। वे न सिर्फ फिजिकल नुकसान को रोक सकते हैं बल्कि इंसान की विल को भी कंट्रोल कर सकते हैं। पहला मिशन के अनुसार हम पहले एकेडमिक बिल्डिंग में जाएंगे और एविडेंस के लिए खोज करेंगे। अगर किसी गोस्ट से सामना हो तो बिना सोचे समझे हमला मत करना, बस भाग जाना और मदद बुलाना। मेरे पास उनका सामना करने का एक खास तरीका है। अब हम 3 समूहों में बांटकर क्लासरूम्स, रिकॉर्ड्स रूम और टीचर ऑफिस में खोज करेंगे। लड़कियां कमजोर होती हैं तो वे मेरे समूह में होंगी, टेंग फी और फेंग युआन एक समूह होंगे और ये निंग अकेले जाएगा। अगर किसी को कुछ मिले तो तुरंत ग्रुप चैट में शेयर करें, कोई जानकारी न छुपाएं। और इसी तरह ये निंग अकेले रिकॉर्ड्स रूम में गया, अपनी फ्लैशलाइट से फर्श पर एक कागज के टुकड़े को रोशन करते हुए। कमरे में बस यही न्यूज़पेपर क्लिपिंग बची थी। इसमें लिखा था कि टाइयो गोस होम रूम टीचर पर वांग उंगफोंग के साथ जोर जबरदस्ती का शक था, जिसके कारण उसने अपनी जान ले ली। तभी एक घोस्ट ऊपर से झपटा और ये निंग का सिर काटने की कोशिश की, लेकिन असफल हो गया। उसने तुरंत उसे फ्रीज कर दिया। ये फीमेल घोस्ट है, क्या ये वांगफोंग हो सकती है? उसने अपनी पूरी विल पावर को एक्टिव किया। विल मटेरियलाइजेशन एनर्जी तुरंत घोस्ट पर असर डालने लगी। वह मुड़ी और भाग गई। ये निंग ने सोचा, वो अब जा चुकी है। क्या यह सिर्फ एक स्पिरिचुअल फोर्स थी जो मुझे स्काउट करने के लिए भेजी गई थी? ठीक तभी ग्रुप चैट में इंफॉर्मेशन आने लगा। हैंग का मैसेज, अंकल ली और मैंने एक रिपोर्ट पाई जिसमें कहा गया था कि 1 साल पहले टीचर के डॉर्मेट्री में आग लग गई थी, जिससे कई टीचर्स के लिए एक भयानक ट्रेजेडी हुई। लेंग तियानफन का संदेश, मैंने एक कॉन्ट्रैक्ट पाया है जिसमें स्कूल से इमोशनल डैमेज के लिए कॉम्पेंसेशन की मांग की गई है। इस पर साइन करने वाले केवल वांगफोंग के परिवार के मेंबर थे। फांग युआन का मैसेज, मैंने पाया कि आग के बाद स्कूल ने टाओइस्ट प्रीस्ट के रिकॉर्ड्स पाए थे जिन्होंने सीलिंग टैलिस्मैन्स बनाए थे। ये निंग ने मैसेज किया, 1 साल पहले स्कूल में एक फीमेल स्टूडेंट को परेशान किया गया था। विक्टिम वांगफोंग ने अपनी जान ले ली थी। एलेग्ड परपेट्रेटर्स होमरूम टीचर ताई गुआंग थे। लीजिंग ने सिर हिलाया। अब क्लू काफी साफ लग रहे हैं। वांगफोंग पे ताई गुओज ने हमला किया था। उसके परिवार का कंपेंसेशन के लिए रिक्वेस्ट रिजेक्टेड हो गया और जब वह मर गई तो वह एक वेंजफुल स्पिरिट बन गई जिसने टीचर्स से बदला लेने के लिए आग लगाई। बाद में एक टाओइस्ट प्रीस्ट ने उसे सील कर दिया।
अब जबकि टैलिस्मैन की शक्ति कमजोर हो गई है तो हमारा मिशन उसे फिर से ढूंढकर सील करना है। हुआंग अपना एनालिसिस सभी को बताया और उन्हें 2011 डॉर्मेटोरी में असेंबल्ड होने को कहो जहां आग लगी थी। मुझे लगता है कि सीलिंग तालिस्मैन वहीं होगा। लेकिन येनिंग ने अलग सोचा। उसने महसूस किया कि यह फैसला बहुत ऑर्डिनरी और सीधा था, लेकिन वे डॉर्मेटोरी 2011 का अंदाजा कैसे लगा सकते थे। अगले पल उन्होंने तुरंत आदेश दिया कि सभी इकट्ठा हो जाएं, यह विश्वास करते हुए कि गोस्ट सच में वोंग फोंग था। ठीक तभी कुछ उनके पीछे आकर छिपा हुआ था, लंबे लहराते हुए बालों के साथ। तब एक लड़के ने बोला, भाई मुझे लगता है कि कुछ हमें फॉलो कर रहा है। टैंग चीखते हुए बोली, ये वोंग फोंग है, भागो। वे अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे। इस बीच येनिंग, अंकल ली और हुआंग ने टीचर्स के डॉर्मेटरी हॉल में प्रवेश किया। अंकल ली ने पूछा, वे दोनों अब तक क्यों नहीं पहुंचे? मैं बाहर इंतजार करूंगा, तुम दोनों अंदर जाकर तालिस्मैन ढूंढ लो। लड़की ने कहा, यह दरवाजा अटका हुआ है, मैं अपनी विल पावर से इसे खोलने की कोशिश करती हूँ। येनिंग ने उन्हें स्ट्रगल करते देखा और समय बर्बाद न करना चाहा तो वह सीधे जाकर जोर से दरवाजा को तोड़कर खोल दिया। अंकल ली और हुआंग कुछ सेकंड के लिए चौंक गए। इतनी ताकत! अंकल ली और हुआंग कुछ सेकंड के लिए पूरी तरह स्टंट हो गए। इतनी जबरदस्त ताकत के साथ क्या वह सच में विल टाइप है? येनिंग दिखावा करने की कोशिश नहीं कर रहा था, उसने ये सिर्फ समय बचाने के लिए किया था। थोड़ी देर सर्च करने के बाद हंगी जोर से चिल्लाया, अंकल ली, हमें टैलिस्मैन मिल गया। येनिंग अपनी फ्लैशलाइट को दीवार पर बने इंसान के आकार के जले हुए निशान पर टिकाए हुए था। उसने पूछा, हुआंग, जो क्लूज तुम्हें पहले मिले थे, क्या उनमें यह मेंशन था कि उस कमरे में किसी टीचर को जिंदा जला दिया गया था? हुंग ने जवाब दिया, नहीं। तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो? उसी समय टैंग फे की टीम अपनी जान बचाते हुए भागती हुई वहां पहुंची। हेल्प, मेरे दोस्त! उनके पीछे फीमेल गोस्ट लगी हुई थी। कुछ ही पल पहले फेंग युआन घोस्ट के द्वारा पॉसेस्ड हो गया था। घोस्ट ने उसे कंट्रोल कर लिया था। वह अचानक आगे झपटा और सीधे तांगफे की गर्दन पर काट लिया। उसी वक्त अंकल ली ने जल्दी से कहा, गोस्ट अभी फैंग युएन को पोजेस कर रही है, मैं उसे रोकने जाता हूँ। तुम दोनों जल्दी से टैलिस्मैन एक्टिवेट करो और सील तैयार करो। हुआन कुछ कर पाता उससे पहले ही ये निंग ने टैलिस्म को अपने पास लाकर एक्टिवेट कर दिया। अंकल ली ने अपनी विल चेंस एक्टिवेट कर दी और घोस्ट को रोकने की कोशिश करने लगा, लेकिन घोस्ट इतनी जोर से स्ट्रगल कर रही थी कि लग रहा था वह ज्यादा देर तक उसे रोक नहीं पाएगा। जल्दी करो, मैं ज्यादा देर तक नहीं रोक पाऊंगा, मौका है अभी, जल्दी सील कर दो। ये निंग एक खतरनाक लुक के साथ तेजी से आगे बढ़ा, लेकिन चौंकाने वाली बात यह हुई कि उसने टैलिस्मैन सीधे अंकल ली की पीठ पर चिपका दिया और जोर से बोला, यह रहा मैं, टीचर डॉक वासिन। ली जिंग पूरी तरह स्टन्ड रह गया और उसके माथे पर ठंडा पसीना आ गया। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि उसका भेद इतनी आसानी से खुल जाएगा। फिर वह चिल्लाया, ये निंग, तुमने इसे गलत इंसान पर लगा दिया। अगर तुमने इसे ऐसे ही वेस्ट कर दिया तो हम सब मर जाएंगे। उसके बाद ये निंग ने उंगली गोस्ट स्पिरिट की तरफ करते हुए कहा, ओह सच में? लेकिन जब मैंने टैलिस्मैन तुम्हारे शरीर पर लगाया तो फैंग युएन नीचे क्यों गिर गया? ये देखकर पिंक हेयर वाली लड़की शॉक में पड़ गई और बड़बड़ाई, अंकल ली सील हो गए तो फेंग युआन भी गिर गया। क्या इसका मतलब है कि अंकल ली ही असल में घोस्ट है? इसके बाद येनिंग ने पूरा सिनेरियो समझाया। टीचर ताऊ, तुमने अवेकेंड लीजिंग होने का नाटक किया, फिर अपनी विल पावर का इस्तेमाल करके फेक फीमेल गोस्ट बना दी ताकि टीम की पावर टेस्ट कर सको और उन्हें कंफ्यूज कर सको। तुमने पहले मुझे टारगेट करने की कोशिश की, लेकिन तुम्हें समझ आ गया कि मैं टफ टारगेट हूँ, इसलिए तुमने फैंग युएन पर फोकस कर दिया क्योंकि उसकी विल पावर कमजोर थी। यह पोजेशन जैसा दिख रहा था, लेकिन असल में ये सिर्फ उसकी विल पावर का कंट्रोल था। फिर तुमने गोस्ट से लड़ने का नाटक किया और बार बार फैंग युएन को सील करने की बात करते रहे ताकि केओस का फायदा उठा सको। तुम चाहते थे कि सब लोग मिशन फेल कर दें और सिस्टम सबको वाइप कर दे। ये निंग की एक्सप्लेनेशन सुनकर पिंक हेयर लड़की डर से कांप गई और बोली, अगर जो तुम कह रहे हो वो सच है तो अगर मैंने अभी टैलिस्मैन फेंग युआन पर फेंक दिया होता तो क्या हम सब खत्म हो जाते? इसके बाद येनिंग ने अपने हाथ में थोड़ी स्प्लिट एनर्जी बनाई और ली जिपिंग से कहा, अब जब तुम्हारी पावर सील हो चुकी है तो तुम एक्टिंग बंद कर सकते हो। अगले ही पल उसने उस एनर्जी फोर्स को अंकल ली की तरफ फेंका और बोला, अब मुझे अपना असली चेहरा दिखाओ। अगले पल में अंकल ली का शरीर अजीब तरह से पीछे की तरफ मरोड़ने लगा। उसके पूरे शरीर से काली ओंडरा निकलने लगी, उसका चेहरा पिघलने लगा और वह चिल्लाया, मैंने खुद को इतनी अच्छी तरह डिस्गाइज किया था, फिर भी तुम्हें कैसे पता चला? येनिंग ने उसकी तरफ देखे बिना ठंडी आवाज में कहा, तुम पहले ही सील हो चुके हो, हमारा मिशन खत्म हो गया है, मुझे तुम्हें यह बताने की जरूरत क्यों पड़े? अंकल ली जोर से हंसने लगा और बोला, तुम्हें पता नहीं है कि इस डंजन में एक हिडन मिशन भी है ना? अगर तुम उस मिशन को पूरा नहीं करते तो तुम्हें एसएसएस रैंक रेटिंग नहीं मिलेगी। यह सुनकर येनिंग थोड़ा इंटरेस्टेड हो गया और पूछा, क्या मिशन है? अंकल ली ने कहा, तुम्हें इसके बारे में पता भी नहीं है, यही वजह है कि आज तक किसी को भी इस डंजन में एसएसएस रेटिंग नहीं मिली।
असल में मैं तुम्हें बता ही देता हूँ, मिशन ये है कि मुझे खुद से डिस्पेट होने पर मजबूर करना होगा। फिर उसने कहा, क्यों ना तुम मुझे बताओ कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैं घोस्ट हूँ और बदले में मैं ये मिशन पूरा कर दूं। घोस्ट की बात सुनकर ये निंग अपने पिछले कॉर्प्स एकेडमी डंजियन को याद करने लगा। अगर मुझे अपनी पिछली जिंदगी से यह नहीं पता होता कि उस डंजन में हिडन मिशन है तो शायद मुझे एसएसएस रैंक कभी नहीं मिलती। दुर्भाग्य से उस समय मेरे पास समय नहीं था, बहुत सारे कठिन टास्क्स थे और मिलिट्री ने मुझे ऐसे डंजन के संपर्क में आने ही नहीं दिया था। कुछ देर सोचने के बाद ये निंग बोला, ठीक है, फिलहाल मैं तुम पर विश्वास कर लेता हूँ, लेकिन उससे पहले कि मैं तुम्हें बताऊं, तुम्हें ये बताना होगा कि तुम्हें ये जानने की जरूरत क्यों है। घोस्ट ने जवाब दिया, क्योंकि तुम लोग इंटेलिजेंस अवेकन कर सकते हो और जब डंजियन रीसेट होता है तो पिछली मेमोरीज रिटेन रह सकती हैं। इसलिए बेहतर है कि तुम अपना ट्रम्प कार्ड अभी दिखा दो, अपने प्लान की कमियां जान लो, फिर अगली बार अपने डिस्गाइज को और परफेक्ट बनाकर ज्यादा अवेकेंड को ट्रिक करके मार सको। घोस्ट की बात सुनकर पिंक हेयर वाली लड़की डर से कांप उठी। उसके गालों से ठंडे पसीने की बूंदें गिरने लगीं और वह बड़बड़ाई, इंटेलिजेंस अपोकैलिप्स की शुरुआत से लेकर अब तक मैंने इसके बारे में कभी नहीं सुना। अगर ऐसा है तो यह अब लेवल सी डंजन नहीं रहा, बल्कि लेवल बी या उससे भी हायर हो सकता है। क्या ये सिस्टम का बग है? घोस्ट मुस्कुराया और बोला, ये निंग, तुम सच में बहुत स्मार्ट हो, तुम सही कह रहे हो। अब क्या तुम मुझे बताओगे? ये निंग ने समझाते हुए कहा, यह काफी सिंपल है। पहला पॉइंट, सेकंड मिशन प्रॉम्प्ट में साफ लिखा था, लाइज पर ट्रस्ट मत करो, लेकिन जो सो कोल्ड फीमेल घोस्ट थी उसने कभी कुछ कहा ही नहीं। दूसरा पॉइंट, तुमने ग्रुप चैट में कोई मैसेज नहीं भेजा, इसका मतलब है कि तुम सिस्टम यूज नहीं कर सकते, फिर भी तुमने क्लूज ढूंढने के लिए हुआंग शा से मदद मांगी। और तीसरी बात, क्लू में सिर्फ इतना लिखा था कि वांग फांग ने एलिजिडली सुसाइड किया था। ये पूरी तरह क्लियर नहीं था, लेकिन टीचर के मामले में बात बिल्कुल निश्चित थी। और आखिरी बात, अगर सीलिंग टैलिस्मैन वांग फांग को सील करने के लिए होता तो वह उसके सेमेटेरी में होता, टीचर के डॉर्मेटोरी में नहीं। इन सब बातों को देखकर मैंने कंक्लूड किया कि वांग फांग को तुमने फोर्स किया था। बाद में उसने सुसाइड करने की कोशिश की, लेकिन उसे मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया गया और वह तुम्हारा कुछ नहीं कर सकी। उसके फैमिली ने स्कूल से कॉम्पेंसेशन मांगने की कोशिश की, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला, इसलिए उन्होंने बदला लेने के लिए स्कूल में आग लगा दी। और जब तुम मरे उस समय तुम्हारी विल पावर दूषित हो गई और तुम एक गोस्ट बन गए। और यह भी मत भूलो कि हंटिंग सिर्फ उसी आग के बाद शुरू हुई थी। बाद में स्कूल ने बेली ने एक तायोस्ट प्रीस्ट को बुलाया ताकि वह घोस्ट को भगा सके और तुम्हें सील कर दे। घोस्ट ने जवाब दिया, तुम्हारी बात काफी हद तक सही है, लेकिन तुम्हारा गैस पूरी तरह सही नहीं है। पहली बात, फीमेल घोस्ट तब तक बोल नहीं सकती जब तक उसे सील नहीं किया जाता। दूसरी बात, मैंने ग्रुप चैट में मैसेज इसलिए नहीं भेजा क्योंकि शायद मैं क्लूज ढूंढ रहा था, इसलिए मैंने हुआंग शा से मदद मांगी। और वांग फेंग के सस्पेक्टेड सुसाइड और फीमेल घोस्ट की अपीयरेंस का कॉम्बिनेशन बिल्कुल परफेक्ट है। और आखिरी बात, डॉर्मिटरी शायद वही जगह है जहां उसके साथ बुरा काम हुआ था, इसलिए उसका वहां भटकना बिल्कुल नॉर्मल है। येनिंग ने जवाब दिया, तुम सही कह रहे हो, ये सब शायद तुम्हें कन्विंस करने के लिए काफी नहीं है, लेकिन मिशन में कहा गया था कि लाइज पर विश्वास मत करो, इसलिए मैंने सबसे जरूरी चीज आखिर के लिए बचा कर रखी। अगर तुम जानना चाहते हो तो अभी डिसअपियर हो जाओ, मैं तुम्हें उस आखिरी सेकंड में बता दूंगा जब तुम पूरी तरह खत्म होने वाले हो। यह सुनकर घोस्ट जोर से हंसने लगा। ये निंग, तुम वाकई रिमार्केबल हो। ठीक है, मैं अभी ऐसा करता हूँ। इसके बाद घोस्ट धीरे धीरे डिसिपेट होने लगा और बोला, अब बताओ कैसे पता चला तुम्हें? लेकिन ये निंग के चेहरे पर शैतानी सी मुस्कान आ गई। वह हंसते हुए बोला, मैंने तो बस गेस किया था। और उसी पल घोस्ट स्पिरिट पूरी तरह गायब हो गया। पिंक हेयर लड़की ने हैरानी से पूछा, ये निंग, क्या तुमने सच में सिर्फ गेस पर भरोसा किया था? ये निंग मुस्कुराया और बोला, बिल्कुल नहीं। उसकी सबसे बड़ी गलती ये थी कि उसने कहा टैलिस्मैन डॉर्मेट्री 201 में है, क्योंकि उस बात की तरफ कोई क्लू इशारा नहीं कर रहा था और शायद सिर्फ घोस्ट को ही ये पता हो सकता था। थोड़ी देर रुककर वह फिर बोला, लेकिन मैं उसे ये क्यों बताता? येनिंग की एक्सप्लेनेशन सुनकर पिंक हेयर लड़की कांप उठी और बोली, तुम घोस्ट से भी ज्यादा डरावने हो, लेकिन तुम कमाल के हो। अगर तुम साथ नहीं होते तो मैं यहाँ से जिंदा बाहर नहीं निकल पाती। इसके बाद आखिरकार सारी चीजें शांत हो गईं। ये निंग ने इंस्टेंस कंप्लीट कर लिया था। सिस्टम ने अनाउंस किया कि प्रोग्रेस कंप्लीटेशन 100% हो चुकी है और उसे एसएसएस रैंक इवैल्यूएशन मिला है। साथ ही उसे एक स्पेशल आइटम भी मिला जिसका नाम था रैथ पर्ल। यह स्पिरिचुअल एनर्जी की रिकवरी स्पीड को 20% तक बढ़ा देता है और मेंटल अटैक्स के अगेंस्ट रेजिस्टेंस को 25% तक बूस्ट करता है। अगर किसी सुपरनैचुरल एंटिटी का अटैक लगे तो यह एक फेटल ब्लो को ब्लॉक कर सकता है। डैमेज ब्लॉक होने के बाद यह आइटम डिसअपियर हो जाएगा। रिजेंटमेंट से कंडेंस्ड ये राइट पर्ल
असल में ये निंग की सेकंड लाइफ बन सकता था। ये रिवॉर्ड देखकर ये निंग काफी खुश नजर आ रहा था। उसने सोचा कि ये सच में एक बहुत अच्छा आइटम है। अगर दोबारा कोई सुपरनैचुरल इवेंट होता है तो ये उसकी लाइफ भी बचा सकता है। सीन शिफ्ट होता है टानफोंग सेफ जोन मिशन सेंटर की तरफ। अब मिडनाइट हो चुकी थी और ये निंग अपने मिशन सबमिट करने के लिए वापस आ गया था, जिसे देखकर फीमेल स्टाफ मेंबर भी काफी शॉक्ड हो गई। अब जाहिर सी बात है, अगर आप एक ही दिन में 4 टॉप टियर मिशंस कंप्लीट करोगे तो कोई भी शॉक हो जाएगा। फीमेल स्टाफ मेंबर ने ये निंग से पूछा, तुमने तो कल रात ही 4 टियर 1 एडवांसमेंट मिशंस एक्सेप्ट किए थे, क्या तुमने उन्हें इतनी जल्दी कंप्लीट कर लिया? जब फीमेल एम्प्लॉय ने सिस्टम चेक किया तो वो और भी ज्यादा स्टन्ड हो गई, क्योंकि सच में सारे 4 मिशंस कंप्लीट हो चुके थे। इसके बाद ये निंग का चेहरा थोड़ा टेंस हो गया और उसने कहा, प्लीज जल्दी करो। फीमेल स्टाफ ने तुरंत अपनी टाइपिंग स्पीड बढ़ा दी। 1 स्ट्रेंथ सिस्टम एडवांसमेंट मिशन कंप्लीट, रिसीव्ड प्लस 1 स्ट्रेंथ पॉइंट, क्रेडिट पॉइंट्स इंक्रीज्ड। 2 एजिलिटी सिस्टम एडवांसमेंट मिशन कंप्लीट, रिसीव्ड प्लस 1 एजिलिटी पॉइंट, क्रेडिट पॉइंट्स इंक्रीज्ड। 3 कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम एडवांसमेंट मिशन कंप्लीट, रिसीव्ड प्लस 1 कॉन्स्टिट्यूशन पॉइंट, क्रेडिट पॉइंट्स इंक्रीज्ड। 4 विल पावर सिस्टम एडवांसमेंट मिशन कंप्लीट, रिसीव्ड प्लस 1 विल पावर पॉइंट, क्रेडिट पॉइंट्स इंक्रीज्ड। इन चारों मिशन से टोटल 7300 क्रेडिट पॉइंट्स मिले। ये निंग ने राहत की सांस ली और सोचा कि टियर 2 तक पहुंचने में उसे एक वीक भी नहीं लगा। स्वॉर्ड गॉड सिस्टम होने की वजह से उसका एडवांसमेंट उसकी प्रीवियस लाइफ के कंपैरिजन में काफी ज्यादा फास्ट हो गया था। जैसे ही ये निंग वहां से गया, स्टाफ मेंबर ने तुरंत अपने सुपीरियर्स को रिपोर्ट करने के लिए कॉल कर दिया। ये निंग की पर्सनल इंफॉर्मेशन के अनुसार उसके करंट स्टैट्स थे, स्ट्रेंथ 19, एगिलिटी 18, कॉन्स्टिट्यूशन 15 और विल पावर 35। इक्विपमेंट के एट्रीब्यूट पॉइंट्स को काउंट न भी किया जाए तो भी उसके बेस स्टैट्स एक टियर 2 इंडिविजुअल के लिए काफी अच्छे माने जाते थे। लेकिन पिछली बार जब बी रैंक स्वॉर्ड्समैनशिप स्किल बुक उसने खरीदी थी, उसे लर्न करने के लिए अभी भी उसके एट्रीब्यूट्स में 25 पॉइंट्स की कमी थी। जब तक किसी एट्रीब्यूट की वैल्यू 20 पॉइंट्स से कम होती है, तब तक एक स्पिरिचुअल एनर्जी फ्रूट उसे एक पॉइंट इंक्रीज कर सकता है, लेकिन 20 रीच करने के बाद उसे और ज्यादा फ्रूट्स की जरूरत पड़ती है। टोटल मिलाकर उसे कम से कम 35 फ्रूट्स चाहिए थे। एक फ्रूट की प्राइस पहले से ही 6000 पॉइंट्स थी, मतलब उसे कम से कम 2,10,000 क्रेडिट पॉइंट्स प्रिपेयर करने पड़ेंगे। फिलहाल उसके पास इतने क्रेडिट पॉइंट्स बिल्कुल नहीं थे। तियानफोंग एरिया के रिलेटिवली अच्छे एंट्रेंसेस पहले ही क्लियर हो चुके थे। अब सिर्फ जेन जेंग के पास वाला डेथ फैक्ट्री ही बचा था। ये निंग ने आगे सोचा कि अगर उसे सही याद है तो वहां एक टॉप टियर ब्लू ग्रेड इक्विपमेंट था जो काफी अच्छे प्राइस पर सेल हो सकता था। बिना टाइम वेस्ट किए ये निंग अपनी बिग बाइक पर बैठा और तुरंत वहां से निकल गया। इसी वक्त स्काई में एक रेड वॉर्टेक्स घूमता हुआ नजर आया जो पूरे एरिया को कवर कर रहा था। ये क्लियरली एक वायलेंट जॉम्बी टाइड का डोमेन लग रहा था। ये निंग की प्रीवियस लाइफ में ग्रेट जॉम्बी आउटब्रेक 1 साल बाद स्टार्ट हुआ था, लेकिन तियानफोंग सेफ जोन पर उससे पहले भी एक जॉम्बी टाइड का अटैक हुआ था जिसमें हेवी कैजुअलिटीज हुई थी। अगर उसे सही याद हो तो यह अटैक नेक्स्ट वीक होने वाला था। ये निंग की इंटेंशन अच्छी थी, उसे जल्दी से श्याओ है को इन्फॉर्म करना था ताकि वह पहले से प्रिपरेशन कर सके। उसी वक्त श्याओ है उसे भी ये निंग का मैसेज मिल चुका था। मैसेज में लिखा था, अगले 1 वीक के अंदर तियानफोंग सेफ जोन को 3 वायलेंट जॉम्बी टाइड्स का सामना करना पड़ेगा। प्लीज जल्दी डिफेंसेस सेटअप करें ताकि कोई लॉस ना हो। श्याओ है कुछ सेकंड्स के लिए शॉक्ड हुआ। उसके बाद उसने सोचा कि ये निंग बस अटेंशन लेने की कोशिश कर रहा है क्योंकि उसे एसएस रैंक ट्रीटमेंट नहीं मिला, इसलिए उसने वार्निंग को कंप्लीटली इग्नोर कर दिया। श्याओ है ने सोचा, इसकी स्ट्रेंथ अभी बहुत कम है, किसी भी एंगल से देखो तो यह बात लॉजिकल नहीं लगती। उसने यह भी बताया कि 40 साल पहले जब ह्यूमैनिटी और जॉम्बी टाइड्स के बीच लास्ट ग्रेट वॉर हुआ था, उसके बाद अपोकलिप्स काफी लंबे समय तक पीसफुल रहा था। ज़ॉम्बीज अपनी ओरिजिनल सिटीज में ही कन्फाइंड थे। इतनी आसानी से ज़ॉम्बी टाइड कैसे ब्रेकआउट हो सकता है? ऐसी यूजलेस चीजों को प्रिवेंट करने के लिए रिसोर्सेज वेस्ट करने के बजाय अभी सबसे इंपॉर्टेंट टास्क ये है कि तियानफोंग का हिडन टियर 3 इंडिविजुअल कौन है, उसे ढूंढा जाए। तियानफोंग सेफ जोन के कॉन्फ्रेंस हॉल में रिपोर्ट मिलते ही श्याओ है जल्दी से वापस आया। हुआंग श्याओ, क्या तुम कह रहे हो कि तुम्हें मिस्टीरियस टियर 3 इंडिविजुअल के बारे में कोई इंपॉर्टेंट क्लू मिला है? क्या ये सच है? जी कमांडर, इन्वेस्टिगेशन के बाद हमें सबसे सस्पिशियस पर्सन ये निंग ही लगा। ये सुनकर श्याओ है थोड़ा सरप्राइज्ड हो गया। उसने पूछा, ये कैसे हो सकता है? हुआंग श्याओ ने एक्सप्लेन किया, हमें भी पहले ये इम्पॉसिबल लगा था, लेकिन इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चला कि जो मटेरियल्स ये निंग सेल कर रहा है उनका टाइमिंग एग्जैक्टली उस वक्त से मैच करता है जब 3rd टियर इंडिविजुअल एक्शन लेता है। इसके अलावा इन्वेस्टिगेशन से यह भी पता चला है कि उसने रिसेंटली एक हाउस परचेज किया है जो एक नॉर्मल इंसान अफोर्ड नहीं कर सकता। अब श्याओ है को यह बात थोड़ी क्रेडिबल लगने लगी। क्या वह 3rd टियर इंडिविजुअल सच में ये निंग हो सकता है? मिलिट्री सेफ जोन के रिप्रेजेंटेटिव लियू तियान ने तुरंत कहा, यह इम्पॉसिबल है। ये निंग को अवेकन हुए सिर्फ 1 वीक हुआ है। इवन अगर उसके पास एसएस रैंक टैलेंट भी हो तो भी इतनी जल्दी लेवल अप करना पॉसिबल नहीं है। जंगलिन भी एक एसएस रैंक अवेकेंड है जिसके पास स्ट्रेंथ और एगिलिटी का डुअल सिस्टम है। इतने अबेंडेंट रिसोर्सेज होने के बाद भी वह अभी सिर्फ 1st टियर तक ही पहुंच पाया है। लियो तियान ने फॉर्मली कहा, मेरे हिसाब से ज्यादा चांसेस ये हैं कि कोई 3rd टियर इंडिविजुअल सीक्रेटली ये निंग की हेल्प कर रहा है। श्याओ है ने कुछ देर सोचा और उसे लगा कि यह बात लॉजिकल है। मिलिट्री भले ही ये निंग को
को ज्यादा इंपॉर्टेंस न देता हो, लेकिन वह थर्ड टीयर पर्सन शायद ऐसा नहीं सोचता। एस रैंक टैलेंट बहुत रेयर होता है, इसलिए हो सकता है कोई उसे सीक्रेटली नर्चर कर रहा हो। अगर ऐसा है तो हमें ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हमें बस उस थर्ड टीयर इंडिविजुअल को ढूंढना है और किसी तरह उसे अपनी हेल्प के लिए कन्विंस करना है। तभी हैंग श्याओ को मिशन सेंटर से एक नोटिफिकेशन मिला, कमांडर श्याओ है, अभी न्यूज आई है कि ये निंग ने 4 मिशंस कंप्लीट करके फर्स्ट टीयर अचीव कर लिया है। ये सुनते ही सब लोग स्टन्ड हो गए। क्या फिर से ये निंग 4 मिशंस कंप्लीट करके फर्स्ट टीयर? ये इम्पॉसिबल है। अब श्याओ है कि थिंकिंग एक अलग डायरेक्शन में मुड़ने लगी। एक मिनट, ओल्ड लियो, अगर तुम्हारी बात सही है और कोई थर्ड टीयर इंडिविजुअल ये निंग की हेल्प कर रहा है तो शायद उसी ने मिशंस कंप्लीट किए होंगे और क्रेडिट ये निंग को दे दिया होगा ताकि वह फर्स्ट टीयर एडवांस कर सके। इसका मतलब ये हुआ कि ये निंग खुद थर्ड टीयर नहीं है। हैंग श्याओ, 2 लोग भेजो जो ये निंग के हाउस पे नजर रखें और पता लगाएं कि उसके पीछे कौन है। साथ ही कुछ और लोग मेरे साथ भेजो। हमें नियर बाय सिटीज इंस्पेक्ट करनी होंगी जहां आउटब्रेक हुआ है ताकि ज़ॉम्बी टाइड को प्रिवेंट किया जा सके। अब श्याओ है को ज़ॉम्बी टाइड वाली बात थोड़ी बिलीवेबल लगने लगी थी। अगर कोई थर्ड टीयर इंडिविजुअल ये निंग के पीछे है तो हो सकता है ज़ॉम्बी टाइड की न्यूज भी उसी ने दी हो। बेटर सेफ देन सॉरी। हुआन श्याओ ने तुरंत मिशन एक्सेप्ट कर लिया। श्याओ है को याद आया कि उस बैस्टर्ड को ट्रबल क्रिएट करने से रोकने के लिए कुछ ब्लू ग्रेड इक्विपमेंट भी खरीद लेने चाहिए। सीन शिफ्ट होता है। यह जगह डेथ फैक्ट्री थी जो तियानफोंग एंड जेन जियांग सेफ जोन्स के बीच का एरिया था। कुछ देर वेट करने के बाद स्वॉर्ड फ्लो स्टॉर्म का कूल डाउन फाइनली खत्म हो गया और डंजियन में एंटर करने का समय आ गया। एक इंस्टेंट में ये निंग डेथ फैक्ट्री डंजियन के अंदर एंटर कर गया। ओह माय गॉड, सुपर हीरो लैंडिंग। मैंने भी बचपन में ट्राई किया था, बस उसके बाद से अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पाता हूँ। हाथ से काम चलाना पड़ता है। मिनिमम लेवल रिक्वायरमेंट पहले ही मीट हो चुकी थी और वहां टोटल 15 सेकंड टीयर इंडिविजुअल्स प्रेजेंट थे। डेथ फैक्ट्री एक कम्पिटिटिव डंजियन था जिसमें कोई स्पेसिफिक मिशन ऑब्जेक्टिव नहीं था। डंजन में टोटल 7 राउंड्स थे और हर राउंड सर्वाइव करने पर कॉरेस्पॉन्डिंग रिवॉर्ड्स मिलते थे। हर राउंड के एंड पर 3 मिनट का टाइम मिलता था जिसमें वोट होता था कि डंजियन को आगे कंटिन्यू करना है या स्टॉप। अगर 70% से ज्यादा लोग स्टॉप के लिए वोट करते तो सभी लोग विड्रॉ हो जाते। अगर कोई टीम सारे 7 राउंड्स पास कर लेती तो डंजियन ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाता। तभी एक अनाउंसमेंट हुआ, फर्स्ट राउंड 5 मिनट में स्टार्ट होगा, सभी प्लेयर्स रेडी हो जाएं। ये निंग ने ग्रुप को स्कैन किया और तुरंत समझ गया कि इस बार जो लोग आए हैं वे कोई साधारण लोग नहीं हैं। उनकी टीम्स की स्ट्रेंथ लगभग बराबर थी और सबसे इंपॉर्टेंट बात, वहां एक थर्ड टीयर अवेकेंट भी प्रेजेंट था जिसका नाम लिन लान था। ये निंग ने सोचा कि इस थर्ड टीयर इंडिविजुअल से एक अजीब सी अनसेटलिंग फीलिंग आ रही है, जैसे कोई बैड प्रमोशन हो। तभी एक लड़का आगे बढ़ा और सबको अनाउंस किया, मैं जियांग लिन हूँ, एक हाई लेवल सेकेंड टीयर अवेकेंट। जैसे कि सब जानते हैं, बैटल डंजियन में मल्टीपल राउंड सर्वाइव करने के लिए यूनिटी बहुत जरूरी होती है। मैं ओरिजिनली खुद को लीडर नॉमिनेट करना चाहता था, लेकिन यहाँ एक थर्ड टीयर मास्टर भी प्रेजेंट है। मैं बस इस बालक को एक ही बात बोलना चाहता हूँ, मत कर लाला, गंदा पिटेगा, जिंदगी के लारे पड़ जाएंगे। जैसे ही उसने यह बात खत्म की, पता नहीं किस वजह से लिन लान अचानक गुस्से में आ गई और सीधा आगे बढ़कर उसने जियांग लिन के फेस पर पंच मार दिया जिससे उसके मुंह से खून निकल गया। लिन लान की थर्ड टीयर स्पीड इतनी फास्ट थी कि ये निंग भी थोड़ा कोशियस हो गया, लेकिन वह यहीं नहीं रुकी। लिन लान आगे बढ़ी और उसने ब्लंटली जियांग लिन के सिर पर पैर रख दिया और वार्निंग दी, अगर दोबारा हिले तो मैं तुम्हें यहीं खत्म कर दूंगी। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि जियांग लिन ने ऐसा क्या कर दिया जिससे लिन लान इतनी ज्यादा एंग्री हो गई। लिन लान ने अपने सबऑर्डिनेट्स को ऑर्डर दिया, इस क्राउड को कंट्रोल करो और जो भी ट्रबल क्रिएट करे उसे तुरंत खत्म कर दो। जो लोग ट्रबल से बचना चाहते हैं वे एक जगह गैदर हो जाएं और कोई सीन क्रिएट न करें। यहाँ मौजूद लोग सभी बिग शॉट्स थे, लेकिन फिर भी सब लिन लान से डर रहे थे। जिस लड़के के पास शील्ड था वह पीक सेकंड टीयर पर था। सॉन्ग गैंग और वह व्हाइट हेयर्ड लड़का भी पीक सेकंड टीयर पर थे। उसका नाम लिन टेंग था। हालांकि नाम से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, हमारा काम तो हेवी शील्ड वॉरियर और व्हाइट हेयर से ही चल जाएगा। सॉन्ग गैंग बोला, मुझे डर है कि हम उस लेजेंडरी फार्मिंग टीम से टकरा गए हैं। तब लिनतेन बोला, अब हम क्या करें, हम सब सिर्फ पीक सेकंड टीयर पर हैं, थर्ड टीयर के सामने तो हम बिल्कुल भी नहीं सकते। ये निंग चुप ही रहा, वहीं खड़ा सोचता रहा। कहा जाता है कि फार्मिंग टीम खास तौर पर अवेकेंड लोगों को ट्रैप करने में माहिर होती है। वे उन्हें आगे कैनन फोडर की तरह इस्तेमाल करते हैं और फिर खुद बड़े मॉन्स्टर्स को खत्म करके उनका शिकार करते हैं। अगर अवेकेंड और म्यूटेंट्स एक दूसरे के लिए फूड हैं तो फार्मिंग टीम तो सीधे सीधे कैनिबल्स की तरह है। सॉन्ग गैंग ने आखिर बोलने का फैसला किया, जियांग लिन जरूर अभी जिंदा है, अभी सबसे अच्छा तरीका यही है कि हम सब मिलकर वोट करें और तुरंत इस डंजियन से निकल जाएं, क्योंकि हमारी संख्या ज्यादा है। लेकिन वह अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि लिन लान ने जमीन पर हल्का सा स्टंप किया और नीचे पड़ा खरबूजा फट गया। यह देखकर सॉन्ग गैंग एक पल के लिए शॉक हो गया, उसके पास कोई शब्द नहीं थे। फिर लिन लान ने अपना हाथ उठाया और बोली, पहले मैं अपना परिचय दे देती हूँ, हम हैं ब्लड वुल्फ टीम और मैं हूँ कैप्टन लिन लान। इस ऑपरेशन की जिम्मेदारी मेरे हाथ में है, इसलिए अब तुम्हारी जिंदगियां भी मेरे हाथ में हैं। लेकिन मैं गारंटी देती हूँ कि अगर तुम लोग 6 राउंड तक सर्वाइव कर गए और अपने सारे रिवॉर्ड्स और क्रेडिट पॉइंट्स हमें दे दिए तो मैं तुम्हें
जिंदा छोड़ दूंगी। ये निंग ने तुरंत उसकी नीयत और उसके कैरेक्टर को समझ लिया। उसने मन ही मन सोचा, नर्क में मर भी जाऊं तो भी मैं तुम पर भरोसा नहीं करूंगा। अगर तुम्हारी टीम सच में किसी को जिंदा छोड़ दे तो वही सबसे अजीब बात होगी। दुर्भाग्य से हेवनली फिशर फ्लोइंग लाइट अभी कूल डाउन पर था, वरना सिर्फ 2 स्ट्राइक्स में ही वह इस पूरी टीम को इंस्टेंट किल कर सकता था। अब उसके पास सिर्फ फ्लोइंग विंड स्वॉर्ड स्टॉर्म स्किल बची थी, जिसकी अटैक पावर तो बहुत स्ट्रांग थी, लेकिन वह कोई प्रिसिज स्ट्रेटेजिक मूव नहीं था। उसके पास कोई लाइफ सेविंग ब्लू ग्रेड इक्विपमेंट भी नहीं था। अगर यह 1 हिट किल नहीं हुआ तो इस बार शायद उसकी अपनी ही जान चली जाए। इसलिए अभी सबसे अच्छा तरीका यही था कि वह चुपचाप लो प्रोफाइल में रहे। एक एक कदम सोच समझकर आगे बढ़ना होगा। ये निंग ने फैसला किया कि वह अभी चुप रहेगा और सीक्रेटली अपना प्लान फॉलो करेगा। लिन लान ने अपने हाथ क्रॉस किए और बड़े घमंड से बोली, राउंड 1 शुरू होने वाला है, जल्दी से अपनी अपनी स्ट्रेंथ्स बताओ ताकि मैं तुम्हें ग्रुप्स में बांट सकूं। एक एक करके सबने उसके आदेश का पालन किया और अपना परिचय दिया। मैं सॉन्ग गैंग हूँ, पीक स्टेज 2, कॉन्स्टिट्यूशन टाइप, क्लोज कॉम्बैट में स्पेशलाइज करता हूँ। लिंच टांग, पीक स्टेज 2, एगिलिटी टाइप, रेंज्ड अटैक्स में स्पेशलाइज करता हूँ। जंग तो, हाई स्टेज 2, स्ट्रेंथ टाइप, क्लोज कॉम्बैट स्पेशलिस्ट। जब ये निंग की बारी आई तो उसने शांति से कहा, मैं ये निंग हूँ, अर्ली स्टेज 2, विल पावर टाइप, रेंज्ड अटैक्स में स्पेशलाइज करता हूँ। ये सुनते ही लिनलान उसके पास आई और उसके चेहरे को छूते हुए बोली, इस डंजियन में विल पावर टाइप, ये तो सच में बहुत रेयर है और तुम काफी क्यूट भी हो, लेकिन अफसोस कि तुम सिर्फ एक बेकार ट्रैश हो। ये निंग हल्का सा मुस्कुराया और बोला, ठीक है, पहले कुछ राउंड्स में तुम मुझे सच में ट्रैश ही समझना। तभी सिस्टम ने अनाउंस किया कि फर्स्ट राउंड शुरू हो चुका है। 100 एनिमी जंबीज 2 स्टेज 1 म्यूटेंट्स प्रकट हुए। लिन लान ने आदेश दिया, पीक स्टेज 2 अवेकेंड लोग एक ग्रुप बनाएं और बैटल के लिए तैयार हो जाएं। सब लोग अपनी पूरी ताकत से फाइट करेंगे। अगर मुझे पता चला कि कोई जानबूझकर अपना माना बचा रहा है तो मैं खुद उसका सिर कुचल दूंगी। सॉन्ग गैंग गुस्से से भर गया, धत्त तेरे की, ये लोग जानबूझकर फाइट में शामिल नहीं हो रहे, ये बस हमें थकाना चाहते हैं। सामने जंबीज और पीछे ब्रीडर टीम, क्या हमारे पास सच में कोई रास्ता है? लिंच टांग पर एक बार्स पर कूद गया ताकि सिचुएशन को देख सके। अभी कोई और रास्ता नहीं है, हमें बस कुछ राउंड सर्वाइव करना होगा, फिर आगे देखेंगे। नीचे उसके टीममेट्स डिफेंसिव स्टैंस में अपने वेपन्स पकड़े खड़े थे, लेकिन वे भी इस सिचुएशन के एक्सट्रीम डेंजर को समझ रहे थे। शार्प टूथ लिजर्ड मॉन्स्टर्स अटैक के लिए तैयार थे। उसने अपना बो निकाला और अपनी पावर फोकस करके मॉन्स्टर्स को साफ करने लगा। सॉन्ग गैंग, हम दोनों एक ऊपर से और एक नीचे से लिकर्स को टारगेट करेंगे, बाकी सब ज़ॉम्बीज को संभालो। सॉन्ग गैंग ने अपना हैमर उठाया और मॉन्स्टर्स को पीटने के लिए तैयार हो गया। आओ तुम लिकर्स, इस बूढ़े के हैमर का स्वाद चखो। पीछे खड़े लोगों ने अपनी पावर फोकस करके उन्हें सपोर्ट दिया और श्याओ बाना ने अपना आइस टाइप अल्टीमेट मूव इस्तेमाल किया। आइस की धाराएं मॉन्स्टर्स की ओर तेजी से बढ़ी और उसने एक ही बार में कई सारे जंबीज को खत्म कर दिया। लेकिन जब ये निंग ने अपने अटैक को स्पिरिचुअल पावर के साथ इस्तेमाल किया तो उससे जॉम्बीज को बस हल्की चोट ही लगी। यह देखकर श्याओबा तुरंत ये निंग की तरफ मुड़ा और तिरस्कार भरे लहजे में बोला, यह सच में एक बेकार विल पावर टाइप है, एक अटैक से बस एक ही जॉम्बी मरता है। लिन लान एक प्लेटफॉर्म पर खड़ी होकर पूरी बैटल देख रही थी। उसके चेहरे पर तिरस्कार भरी मुस्कान थी। वह हंसते हुए बोली, ये येनिंग वाकई मजाकिया है, ये यहाँ आने की हिम्मत कैसे कर पाया? उसने हाथ हिलाया जैसे कोई मजाक देख रही हो। अगर बाकी अवेकेंड लोग टीम बनाकर साथ न लड़ते तो शायद ये पहले राउंड में ही मर जाता। ये तो सिर्फ फर्स्ट राउंड है, देखते हैं आगे ये क्या कर पाता है। तभी सिस्टम ने अनाउंस किया कि राउंड 1 मिशन कंप्लीट हो चुका है। जमीन पर पड़े ज़ॉम्बीज़ के शव बिखरे हुए थे और सभी खत्म किए जा चुके थे। करीब आधे घंटे बाद सिस्टम ने फिर अनाउंस किया कि थर्ड राउंड मिशन भी खत्म हो चुका है। अब फोर्थ राउंड 3 मिनट में शुरू होने वाला था। सॉन्ग गैंग गुस्से से बोला, धत, डिफिकल्टी लगातार बढ़ रही है, मुझे डर है कि अगले राउंड में पीक स्टेज 2 म्यूटेंट भी आएगा। क्या लिन लान और उसकी टीम अभी भी मूव नहीं करेंगी? लिन टांग भी परेशान दिख रहा था। उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, वह मूव नहीं करेगी, हमें शायद उससे निपटने का मौका भी नहीं मिलेगा। तभी अचानक लिन लान उनके सामने प्रकट हुई और हमेशा की तरह घमंडी अंदाज में बोली, ये तो सिर्फ थर्ड राउंड है और तुम लोग पहले से ही इतने थक गए। उसने हाथ बांधकर सबको नीचा दिखाते हुए कहा, क्योंकि वहां मौजूद कोई भी उसका विरोध करने की हिम्मत नहीं कर रहा था। मुझे नहीं पता कि तुम लेवल 2 वाले लोग बस दिखावा कर रहे हो या सच में इतने बेकार हो। सुन लो, मैं 6th राउंड से पहले मूव नहीं करूंगी। अगर जिंदा रहना है तो अपनी असली पावर छिपाना बंद करो। फिर लिन लान ने ये निंग की तरफ देखा और हल्की मुस्कान के साथ बोली, तुम अभी तक मरे नहीं, सिर्फ जिंदा ही नहीं बल्कि घायल भी नहीं हुए। ये निंग ने एक अजीब सी ऑकवर्ड हंसी के साथ जवाब दिया, बस लक अच्छी थी। ये सुनते ही श्याओबा तुरंत भड़क गया और गुस्से में बोला, लुक मेरा गटर, सब हमारी मेहनत की वजह से हुआ है। छिपकर बेकार लॉन्ग रेंज अटैक करने के अलावा तुम और क्या कर सकते हो? लेकिन सॉन्ग गैंग ने पूरी सिचुएशन का आकलन किया और समझ गया कि मामला इतना सिंपल नहीं है। उसने गंभीर आवाज में कहा, नहीं, इस लड़के के पास जरूर कोई अल्टीमेट स्किल छिपी हुई है, वरना ये लेवल 2 तक पहुंच ही नहीं पाता। उसका अल्टीमेट शायद सिर्फ 1-2 बार ही इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन यह भी अच्छा है, शायद इससे सिचुएशन पलटने का मौका मिल जाए। तभी सिस्टम ने अगला मिशन जारी किया। अब 4th राउंड शुरू होने वाला था। इस राउंड में 400 ज़ॉम्बीज, एक सेकंड ऑर्डर पीक म्यूटेंट टाइप,
2 लेवल 2 म्यूटेंट टाइप्स और 6 फर्स्ट ऑनर्डर म्यूटेंट्स आने वाले थे। अगले ही पल जम्बीज का एक विशाल होर्ड छोड़ दिया गया। सॉन्ग गैंग आगे बढ़ा और लड़ते हुए आदेश देने लगा, लिन टांग चलो पहले पीक लेवल 2 जम्बी किंग पर फोकस करते हैं। हाई लेवल 2 वाले उन 2 लेवल 2 म्यूटेंट्स को रोकें और वे 2 विचेस और बाकी लोग लेवल 1 जॉम्बीज को संभालें। जॉम्बी किंग का टेंटल लगभग सॉन्ग गैंग को लग ही गया था। पीछे से कवर देते हुए लिन टांग ने चिल्लाकर बॉस पर एरो अटैक किया। ब्रदर सॉन्ग सावधान। उसी पल एक जम्बी अचानक एक आर्चर की तरफ झपटा। उसने आर्चर के चेहरे को पकड़कर उसे सरप्राइज अटैक में जकड़ लिया और तुरंत खत्म कर दिया। जंग ताइयो अपने स्पीयर के साथ दौड़कर आया और क्लॉथ रैप्ड जम्बी को फेटल ब्लो दिया, लेकिन उसके शरीर से निकले पॉइजन ने जेंग तो को भयानक दर्द में डाल दिया। चिंतित श्याओबा तुरंत उसकी ओर दौड़ा और जोर से चिल्लाया, जंग तो। उसने अपने टीममेट पर हमला कर रहे जम्बी पर एक आइस अटैक छोड़ा। श्याओबा पूरी कोशिश कर रहा था टारगेट के करीब पहुंचने की, लेकिन उस जम्बी की स्पीड बहुत ज्यादा थी। वह मन ही मन सोच रहा था कि वह उसे छू भी नहीं पा रहा था। अब तक उनके कई टीममेट्स मारे जा चुके थे और जेंग ताई बुरी तरह घायल हो चुका था। दूसरी ग्रुप बिल्कुल भी। ये निंग ने तुरंत सिचुएशन को जज कर लिया कि हालात अब बहुत ज्यादा क्रिटिकल हो चुके हैं। अगर इसी तरह कैजुअलिटीज बढ़ती रहीं तो शायद छठे राउंड से पहले ही पूरा ग्रुप खत्म हो जाएगा, और अगर ऐसा हुआ तो वह अपनी अल्टीमेट स्किल इस्तेमाल ही नहीं कर पाएगा। उसने मॉन्स्टर के ठीक सामने अपनी स्किल थंडरिंग बूट्स को एक्टिवेट कर दी और उसके पैरों के पास थंडर क्रैकल होने लगा। ये निंग ने 2 सेकंड तक सोचा, मेरे पास एक्ट करने के अलावा कोई और चॉइस नहीं है। फिर वह तेजी से श्याओबाले की तरफ दौड़ा, उसे पकड़कर पीछे खींच लिया। पीछे हटो। श्याओबा एक पल के लिए स्टन्ड रह गया। क्या ये तुम हो? उसी समय येनिंग के हाथ में एक सोर्ड के आकार की रोशनी प्रकट हो गई। साइकोकिनेसिस। उसने बिना हिचकिचाए जम्बीज पर अटैक लॉन्च कर दिया। येनिंग का अटैक दिशा बदलकर भागते हुए जम्बीज का पीछा करने लगा और एक ही वार में उस बदसूरत जम्बी के दिल को चीर दिया। श्याओबा ये देखकर कांप उठा। उसने सिर्फ एक मूव में ही लेवल 2 म्यूटेंट को इंस्टा किल कर दिया था। क्या ये वही बेकार इंसान है जो पहले था? वह हकलाते हुए बोला, थैंक यू। येनिंग का चेहरा गंभीर था। कोई जरूरत नहीं, बस अब से अपनी जुबान संभाल कर रखना। ये निंग ने पर्पल पावर के धागों को कंट्रोल किया जो उन खतरनाक जम्बीज के बीच नाच रहे थे। फिर उसने कहा, ध्यान मत भटकाओ, अभी भी बहुत सारे जम्बीज और म्यूटेंट्स बाकी हैं। श्याओबा तुरंत समझ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं पीछे वाले लेवल 1 ग्रंट्स को साफ करने जाता हूँ। लिनलान को अभी का यह दृश्य काफी दिलचस्प लगा। बुरा नहीं, इस लड़के के पास सच में कोई एस छुपा हुआ है। उसकी स्पीड, क्या वो उसके पैरों में पहने हुए शूज की वजह से है? ब्लू ग्रेड इक्विपमेंट। कोई हैरानी नहीं कि उसने यहाँ आने की हिम्मत की। उसका सबॉर्डिनेट थोड़ा सतर्क हो गया। बॉस, क्या हमें अभी उसे खत्म कर देना चाहिए? लिनलान ने एक खतरनाक मुस्कान दी। जल्दी मत करो, अभी हमारे पास मैन पावर कम है। उसे अगली वेव हार्वेस्ट करने दो। साइकोकाइनेसिस शायद उसकी लिमिट है। ये बस एक कमजोर विल बेस्ड पावर है। हम चाहें तो उसे कुछ ही सेकंड में मार सकते हैं, लेकिन उन 2 पीक लेवल 2 लोगों पर खास नजर रखो। वे जरूर अपनी असली मंशा छुपा रहे हैं। सबोर्डिनेट ने सिर हिलाया। यस बॉस। आधे घंटे बाद सिस्टम नोटिफिकेशन फिर से दिखाई दी। 4th राउंड मिशन कंप्लीट। 5th राउंड 3 मिनट में शुरू होगा। सॉन्ग गैंग और लिन टेंग के पैरों के पास जम्बी किंग की विशाल लाश पड़ी थी। सॉन्ग गैंग ने अब तक की कैजुअलिटीज गिनकर कहा, इस राउंड में हमने एक मली फाइटर और एक रेंज्ड अटैकर खो दिया और एक और मली फाइटर बुरी तरह घायल है। मेरी अल्टीमेट स्किल के सिर्फ 2 यूज बाकी हैं। उम्मीद है कि हम छठे राउंड तक सर्वाइव कर पाएंगे। लिनतांग ने गुस्से में दांत भींच लिए। मेरे साथ भी यही हाल है। किसी भी कीमत पर मुझे छठे राउंड तक टिके रहना होगा। जैसे ही लिनलान मूव करेगी, हम उसके अनप्रिपेयर्ड होने का फायदा उठाकर मिलकर उसे खत्म कर देंगे। अब सॉन्ग गैंग की नजर में ये निंग की इमेज पहले से बिल्कुल अलग हो चुकी थी। जब उस लड़के ने अभी मूव किया था, तुमने देखा, नॉर्मली विल बेस्ड सिस्टम में स्किल यूज करने के बाद कूल डाउन पीरियड होता है, लेकिन वह तो लगभग लगातार अटैक कर रहा था। लिन तांग ने उसकी बात से सहमति जताई। सही कहा, वह बहुत खास है, लेकिन उम्मीद है कि उसके पास अभी भी कोई और एस छुपा हुआ होगा। अगले राउंड में प्लान को एक्टिवेट करने के लिए बेहतर होगा कि हम ये इंश्योर करें कि वह भी छठे राउंड तक जिंदा रहे। तभी सिस्टम लाल रंग में फ्लैश हुआ। 5th राउंड मिशन बिगिंस। 500 जम्बी वेरिएंट्स, 2 पीक लेवल 2 म्यूटेंट, 3 लेवल 2 म्यूटेंट वेरिएंट्स और 8 लेवल 1 म्यूटेटेड वेरिएंट्स। एक विशाल झुंड बदसूरत म्यूटेटेड जम्बीज का प्रकट हुआ। वहां एक जाइंट 2-हेडेड मॉन्स्टर, मैन आइटिंग डीमन बैट, जाइंट डीमन स्पाइडर, 26 फुट लंबा सेंटिपेड और कई नई प्रजातियों के मॉन्स्टर्स थे। जाइंट स्पाइडर सबसे पहले ऊपर से कूदकर अटैक करने लगा। उसी समय सेंटिपेड ने श्याओबा को पकड़ लिया। ये निंग, सावधान। लेकिन श्याओबा समय पर रिएक्ट ही नहीं कर पाया। धत तेरे की, ये कई पैरों वाला फ्रीक। ये निंग लगातार सेंटिपेड के अटैक से बचते हुए अपनी स्किल्स इस्तेमाल कर रहा था और अपने टीममेट को बचाने का तरीका सोच रहा था। जैसा कि उसने सोचा था, बिना अल्टीमेट मूव इस्तेमाल किए इतने बड़े म्यूटेटेड क्रिएचर से निपटना अभी भी बहुत मुश्किल था। आधा घंटा बीत चुका था, लेकिन अभी तक उनकी वीकनेस नहीं मिल पाई थी। चारों तरफ डेस्परेट चीखें गूंज रही थीं। मदद करो, कोई तो मदद करो। सब लोग फायर पावर एक जगह कंसंट्रेट करो। लेकिन इतने सारे म्यूटेटेड मॉन्स्टर्स के बीच फायर पावर फोकस करना लगभग नामुमकिन था। धत्तेरे की, वो ब्रीडर्स, वो हरामी लोग, उनका तो कोई इरादा ही नहीं है कि हम यहाँ छठे राउंड तक
जिंदा पहुंचे। सॉन्ग गैंग भी उसी समय टू हेडेड डीमन और ब्लड सकिंग बैट से लड़ रहा था। उसने लिन तंग से कहा, लिन तंग, हमें अपनी अल्टीमेट मूव्स इस्तेमाल करनी होगी, नहीं तो हम बिल्कुल भी जवाब नहीं दे पाएंगे। फिर उसने अपनी आइस एरो बैट की तरफ छोड़ दी। आइस एरो। सॉन्ग गैंग आगे बढ़ा और टू हेडेड मॉन्स्टर के सिर पर निशाना साधा। डाई, बैटल वाटर स्पिरिट एनर्जी। लिन लान ने दूर से यह देखकर एक खतरनाक मुस्कान दिखाई। बस इतनी सी ताकत के साथ भी तुम लोग स्पिरिट एनर्जी बचाकर रखना चाहते हो? सच में तुम सब बस बेवकूफों की तरह सपने देख रहे हो। अगले ही पल अचानक स्पाइडर ने ये निंग के पीछे से अटैक कर दिया। उसने जमीन पर जोरदार काटा, जिससे पूरी सतह फट गई और एक बड़ी दरार बन गई। यह देखकर सॉन्ग गैंग का चेहरा पीला पड़ गया। ओह नहीं, हम देर से पहुंचे। लिन तांग का चेहरा भी उतना ही गंभीर हो गया। क्या वो लड़का मर गया? उसी पल अचानक एक जोरदार एक्सप्लोजन हुआ। ये निंग हवा में उड़ता हुआ बाहर निकला और उसने उस जायंट मॉन्स्टर को टुकड़ों में चीर दिया। यह देखकर बाकी दोनों लोग और लिन लान भी हैरानी से बिल्कुल स्तब्ध रह गए। लिन तांग का एरो सीधे जायंट स्पाइडर मॉन्स्टर की दोनों आंखों के बीच जाकर लगा। कॉर्प्स ग्रिज, मेरा एक एरो छको। वह और सॉन्ग गैंग जो हैमर और शील्ड पकड़े हुए था, दोनों साथ में आगे बढ़े। जल्दी कॉर्प्स ग्रिज को मिलकर खत्म करते हैं, ये निंग शायद बच जाए। दूसरी तरफ ये निंग अभी भी जायंट सेंटिपीड से निपट रहा था। वह उसके शरीर के साथ साथ मूव करते हुए पर्पल अटैक छोड़ रहा था और उसकी वीक स्पॉट ढूंढ रहा था। फिर उसने सेंटिपेड के सिर के बीच वाले हिस्से के पास पर्पल स्वॉर्ड फेंका। मिल गई वीक स्पॉट। ये निंग ने तुरंत विरलहैंड पंच लॉन्च किया, उसे पूरी तरह डिस्ट्रॉय करने के इरादे से। पर्पल अल्टीमेट मूव ने एक वॉर्टेक्स बना दिया, जिसने सेंटिपेड को अपनी चपेट में ले लिया, उसे जमीन से उछाल दिया और टुकड़ों में तोड़ दिया। लिंटन की जबड़े से खुली रह गई। ऊपर के लेवल के ओपोनेंट के खिलाफ काउंटर किल। ये तो सोरोफुल बैंशी है। पहले तो सबको मिलकर फायर पावर फोकस करना पड़ता था, लेकिन इस बार तो बिल्कुल अलग है। सॉन्ग गैंग का एक्सप्रेशन भी उतना ही हैरान करने वाला था। लिन लान ने या निंग को ऐसे देखा जैसे वह उसका शिकार हो और सोचा सिर्फ बिगिनर लेवल 2, लेकिन इसके पास 2 सेट्स ब्लू गियर हैं। सच में मोटी भेड़ लग रहा है। उसने तुरंत एक क्रूर आदेश दिया, अगले कॉम्बैट राउंड में हार्वेस्ट शुरू करो। ये निंग नाम के उस ब्रैड को अभी मत मारना। उसके हाथ पैर तोड़ दो, उसे जिंदा रखना है ताकि मैं धीरे धीरे टॉर्चर कर सकूं। उसके सबोर्डिनेट्स एक साथ चिल्लाए, यस बॉस। दूसरी तरफ सॉन्ग गैंग का चेहरा तेरा अंधेरा पड़ गया जब उसने देखा कि सामने वाली साइड मूव करना शुरू कर चुकी है। अगले राउंड में सिर्फ हम और ये निंग ही बचेंगे। लिन लान और उसका ग्रुप जरूर फाइट में कूदेगा। उसी समय हम मौका देखकर उसे खत्म कर देंगे। लिन तांग भी उसी राय पर था। अगर हम उसे मार भी ना पाए तो कम से कम उसे गंभीर रूप से घायल जरूर कर देंगे और फिर ये लिन फिनिशिंग ब्लो देगा। तभी मिशन नोटिफिकेशन बोर्ड दिखाई दिया। 6th अटैक राउंड बिगिंस। 3 पीक लेवल 2 वेरिएंट्स और कुछ लो लेवल 2 वेरिएंट्स थे। इस बार म्यूटेटेड मॉन्स्टर्स की संख्या 3 गुना हो चुकी थी और वे पहले से भी ज्यादा खतरनाक थे। लिन लान की साइड पर भी जंबीज अटैक कर चुके थे, इसलिए वह खुद आगे बढ़कर लीड करने लगी। ये फाइनल राउंड है, सब अपनी पूरी ताकत लगा दो। जब तक तुम लोग अपना काम ठीक से करते हो, मैं वादा करती हूँ कि मैं सिर्फ पैसा लूंगी, तुम्हारी जान नहीं। लिन लान लगातार जंबी पर पंच और किक्स बरसा रही थी, जैसे जिम में पंचिंग बैग पर प्रैक्टिस कर रही हो। मैं पहले पीक लेवल 2 मेट जंबी को संभालती हूँ, बाकी सब रेजिस्टेंट मॉन्स्टर्स पर फायर पावर फोकस करो। तभी ब्लड रेड आंखों वाला स्वॉर्ड वेल्डिंग जंबी अपना स्वॉर्ड घुमाते हुए उस पर वार करने लगा। स्वॉर्ड उसके ठीक बगल में गिरा, जिससे उसे जल्दी से डॉज करना पड़ा। लिन लान गुस्से में उछली और अपने पैर से जोरदार वार किया। एक ही डाउनवर्ड चॉप में उस मॉन्स्टर को 2 टुकड़ों में काट दिया। उसी समय उसके पीछे इसे एक और भयानक जंबी प्रकट हुआ, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे लिन लान पहले से ही इसके लिए तैयार थी। जैसे ही वह मॉन्स्टर उसे काटने वाला था, उसने अपने चारों तरफ एक लाल प्रोटेक्टिव लेयर डिप्लॉय कर दी, एल्यूकोरी शील्ड डिफेंस। उधर ये निंग जो जायंट स्कॉर्पियन से लड़ रहा था, यह सब देखकर प्रभावित हुए बिना नहीं रह सका। ड्यूअल सिस्टम स्ट्रेंथ और एगिलिटी, एक्सेलरेशन स्किल, बर्स्ट स्किल और एक बेहद मजबूत डिफेंस। अब वह पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक हो चुकी थी। ये निंग ने ध्यान से सोचा, इसके अलावा उसके पास जरूर कोई और हिडन ट्रम्प कार्ड भी होगा। इस राउंड में मुझे जल्दबाजी में एक्ट नहीं करना चाहिए। उधर लिंटंग एरोज चलाते हुए बैटल प्लान डिस्कस कर रहा था। चलो पहले ब्लड बटर मॉन्स्टर को रोके रखते हैं, जैसे ही लिनलान खत्म करेगी, मेड कॉर्प्स गिल्ड जरूर हमारा किल चुराने आएगा। सॉन्ग गैंग पूरी ताकत से वाइल्ड बोर मॉन्स्टर पर अटैक कर रहा था। उसने साफ आवाज में जवाब दिया, यही हमारा मौका होगा, हम अपनी अल्टीमेट मूव से उस पर काउंटर अटैक करेंगे। लिनलान ने एक और मॉन्स्टर को खत्म कर दिया, लेकिन उसकी फाइट स्टाइल लगभग खेल की तरह लग रही थी। जैसे ही वह खत्म हुई, वह तुरंत लिनतांग और सॉन्ग गैंग की तरफ दौड़ पड़ी। सॉन्ग गैंग ने उसकी तरफ देखा, यही समय है प्लान एग्जीक्यूट करने का, वह आ रही है, पावर चार्ज करने के लिए तैयार हो जाओ। लेकिन उम्मीद के विपरीत लिनलान का टारगेट वह जायंट वाइल्ड बॉयर था। तुम लोग मॉन्स्टर को रोको, मैं उसे मारती हूँ। सॉन्ग गैंग ने गहरी भौहें चढ़ाई।
ठीक है। उसी समय लिनतांग ने एक ब्लू फ्लेमिंग एरो लिन लान की तरफ छोड़ दिया। अब समय है स्पिरिट फ्लेम एरो। सॉन्ग गैंग ने भी कोऑर्डिनेशन में अपना शील्ड घुमाया। शील्ड्स दोनों अटैक सीधे उसकी तरफ बढ़ रहे थे। ये निंग ने यह देखकर तुरंत समझ लिया कि सिचुएशन खराब है, बुरा हो गया। उन्होंने अभी मूव कर दिया। लिनलान इतनी भी बेखबर नहीं हो सकती। तभी एक जोरदार एक्सप्लोजन हुआ जिसने पूरी जगह को हिला दिया। लिंटंग की आंखें चिंता से फैल गईं। ब्रोदर सॉन्ग। दूसरी तरफ वाइल्ड बोर तो गिर चुका था, लेकिन उसी समय सॉन्ग गैंग भी हार चुका था। उसका शील्ड टुकड़ों में टूट चुका था। लिनलान धीरे धीरे उसके पास आई और व्यंग्य से मुस्कुराई। मूर्खों, क्या सच में तुम्हें लगा कि मेरे पास डिफेंस नहीं है? लेकिन ये निंग, जो स्कॉर्पियन की टेल काट रहा था, उसकी ट्रिक समझ चुका था। अभी अभी लिनलान और सॉन्ग गैंग ने अपनी पोजीशन स्वैप की थी। वह सब्स्टिट्यूट डैमेज एबिलिटी थी। इस मौके का फायदा उठाकर उसने सॉन्ग गैंग को बार बार लात मारी और कही, तुमने मुझे अपनी लाइफ सेविंग सब्स्टिट्यूट डैमेज स्किल इस्तेमाल करने पर मजबूर कर दिया। अचानक लिनलान तेजी से लिनतेंग के सामने पहुंच गई। उसकी आंखों में किलिंग इंटेंट भरा हुआ था। लिनतेंग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? उसने सीधे उसके पेट पर एक फेटल पंच मारा। फिर लिनलान ने उसके दाहिने हाथ पर जोर से पैर रखा, जिससे वह दर्द से चीख उठा। पहले तुम्हारा राइट हैंड तोड़ती हूँ, फिर देखती हूँ मुझसे कैसे फाइट करोगे। उसने आराम से अपने सबऑर्डिनेट्स को आदेश दिया, चैलेंजर को मेरे लिए छोड़ दो। तुम लोग बैटलफील्ड साफ करो, हार्वेस्ट शुरू करो। उन्होंने तुरंत आदेश मान लिया। यस बॉस। उनमें से एक ने जल्दी से लिनतांग को पकड़ लिया और उसकी आंख के सामने एक नीडल तान दी। अपना इक्विपमेंट और क्रेडिट पॉइंट्स दे दो, मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा। नहीं तो मेरे पास ऐसे तरीके हैं कि तुम मौत की भीख मांगोगे। बिना कुछ कहे उसने उसका बायां हाथ पकड़ लिया और धमकी दी, अभी भी नहीं बोलोगे तो तुम्हारा लेफ्ट हैंड भी तोड़ दूंगा। सॉन्ग गैंग गुस्से में दहाड़ा, अगर मारना है तो मार दो, मरने के बाद भी मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तभी येनिंग ने अचानक अपने हाथ उठा दिए और सरेंडर कर दिया और कहा, मैं दे दूंगा, सब दे दूंगा, बस मुझे मत मारो और टॉर्चर मत करो। उसके पास खड़ा सबऑर्डिनेट मुस्कुराया, तुम समझदार लड़के हो, लेकिन दुर्भाग्य से बॉस ने तुम्हारे हाथ पैर तोड़ने का आदेश दिया है। येनिंग समय खींचने की कोशिश करने लगा। रुको, अगर तुम मुझे मारना भी चाहते हो तो कम से कम तब तक इंतजार करो जब तक मैं क्रेडिट्स ट्रांसफर कर दूं। लेकिन उसी समय वह उनके खिलाफ निपटने का तरीका भी सोच चुका था। काउंटर किल का मौका 7th राउंड में है, मुझे किसी तरह समय खींचकर फाइनल राउंड तक पहुंचना होगा। कुछ समय बाद सिस्टम ने अगला अनाउंसमेंट किया, 6th राउंड समाप्त हो चुका है, सभी लोग वोट करें कि क्या 7th राउंड जारी रखा जाए। फाइनल बैटल। या निंग ने गंभीर चेहरा बनाकर अपना मूव किया। यही समय है। उसकी आंखों में खतरनाक किलिंग इंटेंट चमक उठी। उसने मिशन एक्सेप्ट किया, प्रोसीड टू द 7th राउंड, हाईएस्ट डिफिकल्टी। बहुत कम लोग जानते थे कि अगर कोई हाईएस्ट डिफिकल्टी रजिस्टर कर देता है तो इंस्टेंस बिना वोट के ही आगे बढ़ जाता है। सिस्टम ने वोटिंग रिजल्ट्स डिस्प्ले कर दिए। किसी ने नेक्स्ट राउंड में एंट्री कंफर्म कर दी थी। 7th राउंड बैटल, हाईएस्ट डिफिकल्टी अब शुरू होने वाली थी। लिन लान के सबऑर्डिनेट का जबड़ा खुला रह गया। नेक्स्ट राउंड में एंट्री, बॉस ने तो कहा था कि हार्वेस्ट के बाद हम डिस्पर्स हो जाएंगे। दूसरा भी उतना ही कंफ्यूज था। ये क्या हो रहा है? डिसीजन के लिए 70% वोट चाहिए ना। तीसरे के तो पसीने छूटने लगे। मैंने सुना है 7th राउंड में लेवल 3 म्यूटेशंस भी हो सकते हैं। इवन बॉस भी उसे हैंडल नहीं कर पाएगा। सॉन्ग गैंग जोर से हंसने लगा। उसने अपने पास खड़े सबऑर्डिनेट की ओर देखकर कहा, फेट तुम सबके साथ खेल रहा है, चलो सब साथ में नीचे चलते हैं। लिन लान का चेहरा गुस्से से बिगड़ गया और वह चिल्लाई, सॉन्ग गैंग, क्या ये सब तुम्हारा किया हुआ है? वह पूरी स्पीड से उसकी तरफ दौड़ पड़ी। मैं तुम्हें मार डालूंगी। लेकिन अचानक जमीन के नीचे से एक विशाल वर्म लाइक मॉन्स्टर निकल आया, जिसके मुंह में तेज दांतों की कतार। वह जमीन को फाड़कर बाहर आया और उसके रास्ते को रोक लिया। उसका साइज बेहद विशाल था। ये निंग ने एक ही पावरफुल स्ट्राइक में लिन लान के उस सबऑर्डिनेट को गिरा दिया जो लिन तांग के साथ था, और दूसरा स्ट्राइक सॉन्ग गैंग के सामने खड़े आदमी को भेद गया। ऊपर खड़ा ये निंग चिल्लाया, सॉन्ग गैंग, लिन तांग, क्या तुम लोग ठीक हो? अगर अभी भी हिल सकते हो तो जल्दी यहाँ से जितना दूर हो सके भाग जाओ। लिन तांग ने सॉन्ग गैंग को सहारा दिया और दोनों जाइंट वर्म मॉन्स्टर से दूर भागने लगे। लगता है ये निंग ने अपना मूव कर दिया है। उसने डिवाइन स्वॉर्ड को आगे की ओर तान दिया। लिन लान, मुझे लगता है तुम्हें अभी तक पता नहीं है ना? ये निंग ऊंचाई पर खड़ा था, अपनी सुपीरियर स्वॉर्ड पकड़े हुए, और नीचे सबको कीड़ों की तरह देख रहा था। वह मन ही मन सोचने लगा, लेवल 3 म्यूटेंट में इंटेलिजेंस होती है और वह सबसे पहले हाई एबिलिटी यूजर्स को मारने की कोशिश करता है। जब तक वह उसे उलझाकर रखेगी और एस्केप नहीं कर पाएगी, मुझे पूरा भरोसा है कि मैं एक ही ब्लो में सबको खत्म कर सकता हूँ। दूसरी तरफ बीस्ट ने अपना विशाल मुंह खोल दिया। लिन लान ने दांत भींचे, पीछे देखा और तुरंत अपनी पोजीशन बदल ली। वह पूरी स्पीड से आगे बढ़ी। ये निंग अभी भी सब कुछ ऑब्जर्व कर रहा था। जैसा मैंने सोचा था, उसकी इंजरी स्वैपिंग एबिलिटी की रेंज लिमिटेड है, इसलिए वह डैमेज यहाँ ट्रांसफर नहीं कर सकती। मॉन्स्टर का मुंह लिन लान की तरफ बंद होने लगा। वह जल्दी से ऊपर कूदी अटैक डॉज करने के लिए, लेकिन मॉन्स्टर उससे भी तेज था और उसने उसे नीचे पटक दिया। तभी ये निंग ने तुरंत अपनी स्वॉर्ड उठा ली। यही वह मोमेंट था। उसने काउंटलेस स्लैशेस छोड़ दिए। स्वॉर्ड, फ्लो, स्टॉर्म। लिन लान ये देखकर शॉक हो गई। ये क्या है? ये तो उस लेवल 3 म्यूटेंट से 10,000 गुना ज्यादा टेरिफाइंग है। क्या मेरे अलावा
यहाँ कोई और लेवल 3 भी है? मॉन्स्टर पलक झपकते ही काउंटलेस पीसेस में कट गया। लिन लान ने मॉन्स्टर को देखा और उसका शरीर कांप उठा। इस अटैक की रेंज इतनी विशाल थी कि उसके पास एस्केप करने का कोई तरीका ही नहीं था। उसी समय सिस्टम ने अनाउंसमेंट किया, डेथ कंस्ट्रक्शन साइट क्लियर्ड, आपको 5 मिनट एंट्रेंस से टेलीपोर्ट कर दिया जाएगा। ऊपर खड़े ये निंग ने नीचे देखा और सॉन्ग गैंग अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। क्या उसने अभी अभी एक ही अटैक में लेवल 3 अवेकनर और लेवल 3 म्यूटेंट दोनों को वन शॉट कर दिया? लिन तांग का जबड़ा भी हैरानी से खुला रह गया। क्या वो मिड टियर 3 है? नहीं, शायद हाई टियर 3। ये निंग ने ठंडी नजरों से नीचे देखा। लगता है नीचे अभी भी किसी इंसान की प्रेजेंस है। क्या वह अभी तक मरी नहीं? ये निंग ने तुरंत अपना डैगर लॉन्च किया। मेंटल स्कैन, टेलीकाइनेसिस। लिन लान अब बुरी तरह घायल थी। उसने आते हुए डैगर को देखा। उसकी आंखें उसी पर टिक गईं। ये डैगर, क्या ये निंग का हो सकता है? ये कैसे पॉसिबल है? ये निंग ने उसे ठंडी और तेज नजरों से देखा। जैसा मैंने सोचा था, वह अभी भी जिंदा है। उसके पास जरूर कोई लाइफ सेविंग इक्विपमेंट होगा। ठीक है, पहले ये ब्लेड ले लो, फिर बात करेंगे। डैगर लिन लान के फोरहेड के बीच में पहुंचने ही वाला था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे कोई प्रोटेक्शन उसे बचा रही हो। वह आर पार नहीं गया। अगर ऐसा है तो फिर ड्रिल करते हैं। लिन लान के माथे पर ठंडा पसीना आ गया जब उसने डैगर को लगातार घूमते हुए देखा। लिन लान सोचने लगी, लकी हूं, पिछली बार मैंने बहुत पैसे खर्च करके ये क्लास ए सिंगल यूज पैसिव डिफेंस आइटम खरीदा था। ये निंग अपनी लॉन्ग स्वॉर्ड लेकर उसकी तरफ दौड़ा। लगता है सिर्फ टेलीकाइनेसिस से इसे पियर्स करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन वह अभी बहुत वीक दिख रही है और काउंटर अटैक करने की ताकत भी नहीं बची। तो फिर मैं खुद ही इसे खत्म कर देता हूँ। लिन लान को विश्वास नहीं हो रहा था। अभी जो अल्टीमेट मूव था, क्या वो सच में तुमने ही किया था? तुम हिडन टियर 3 हो, है ना? ये निंग ने पूरी ताकत से बैरियर को काटने की कोशिश की, लेकिन फिर भी फेल हो गया। ये कैसी बैरियर है? मैं इसे बिल्कुल भी ब्रेक नहीं कर पा रहा। लिन लान बेहद नाराज महसूस कर रही थी। अगर मुझे मारना है तो मार दो, मुझे ऐसे ह्यूमिलिएशन क्यों कर रहे हो? ये निंग भी थोड़ा कंफ्यूज्ड हो गया। ओह, तो उसे लग रहा है कि मैं उसे ह्यूमिलिएशन कर रहा हूँ, ना कि मैं उसे मार नहीं पा रहा। अचानक उसके चेहरे पर एक चालाक मुस्कान आ गई। अगर ऐसा है तो इसका मतलब वह मरने से ज्यादा ह्यूमिलिएशन से डरती है। फिर तो मेरे लिए चीजें आसान हो जाएंगी। हालांकि ये काफी शेमलेस तरीका है, लेकिन लूट पाने के लिए मुझे साथ खेलना पड़ेगा। उसने धीरे से लिन लान की ठोड़ी उठाई। ओह, तुम्हें जल्दी और साफ डेथ चाहिए? जब तुम उन बाकी अवेकनर्स को टॉर्चर कर रही थी, तब क्या तुमने सोचा था कि आज तुम्हारा भी यही हाल होगा? लिन लान गुस्से से बोली। बस्टर्ड, तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? ये निंग अब भी शरारती मुस्कान के साथ बोला। इतना भी सहन नहीं कर सकती? बस वेट करो, तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगा कि असली ह्यूमिलिएशन क्या होती है। लिन लान ने दांत भींच लिए। तुम्हें क्या चाहिए ताकि तुम मुझे जल्दी मार दो? ये निंग ने तुरंत अपनी डिमांड रख दी। सिंपल, जैसे तुमने हमसे कहा था, अपने सारे इक्विपमेंट, आइटम्स और क्रेडिट पॉइंट्स मुझे दे दो, फिर मैं तुम्हें एक स्विफ्ट डेथ दे दूंगा। लेकिन लिन लान को शक हुआ। मैं तुम पर भरोसा कैसे कर सकती हूँ? ये निंग ने हल्के से उसकी थी को छुआ। तुम्हारे पास ट्रस्ट करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। लिन लान शर्म से बोली। मत, मैं सब दे दूंगी। अगर तुमने मुझे धोखा दिया तो तुम्हारी मौत बहुत भयानक होगी। तभी सिस्टम का नोटिफिकेशन आया। ID-A7839 एक wants to trade with you. Blue grade blood soul armor. ID-A7839 एक wants to trade with you. Blue grade frost flame gauntlets. ID-A7839 एक wants to trade with you. Blue grade windbreaker armor. ID-A7839 एक wants to trade with you. Transferring 13,000 क्रेडिट पॉइंट्स टू यू। ये निंग इस ट्रेड से काफी सेटिस्फाइड लग रहा था। इसका इक्विपमेंट हॉल तो छोटा बिल्कुल भी नहीं है। सच में लोगों को लूट अमीर बनने का सबसे तेज तरीका है। लिन लान अब अपनी फेट स्वीकार कर चुकी थी। मैंने तुम्हें सब कुछ दे दिया, अब जल्दी मुझे मार दो। लेकिन ये निंग ठंडी आवाज में बोला, बस इतना ही? तुम्हारे पास सिर्फ 10,000 से थोड़े ज्यादा क्रेडिट पॉइंट्स थे। मैं कैसे मान लूं कि बस यही सब है? अगर तुमने सब कुछ नहीं दिया तो तुम्हें क्या लगता है मैं आगे क्या करूंगा? ये निंग ने लिन लान का हाथ कसकर पकड़ लिया। लिन लान चिल्लाई, बास्टर्ड, यही सब कुछ है मेरे पास, मानो या मत मानो। ये निंग ने उसे तुरंत जमीन पर दबा दिया। अभी भी इतनी टफ बन रही हो? फिर मुझे पोलाइट रहने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन लिन लान ने रजिस्ट करना भी जरूरी नहीं समझा। आओ बेस्टर्ड, अगर हिम्मत है तो करके दिखाओ। लेकिन तभी ये निंग उठ खड़ा हुआ, थोड़ा डिसअपॉइंटेड होकर। लगता है सच में इसके पास अब कुछ भी नहीं बचा। लिन लान अभी भी उस पर चिल्ला रही थी। तुम उठ क्यों रहे हो? अब हिम्मत नहीं बची क्या? फिर लिन लान को अचानक कुछ समझ आया। रुको, तुम मुझे मार भी नहीं रहे और मेरे साथ कुछ गलत भी नहीं कर रहे, तो आखिर तुम मुझसे चाहते क्या हो? असल बात ये थी कि वह अल्टीमेट मूव सिर्फ एक बार ही इस्तेमाल किया जा सकता था। ये निंग अभी सिर्फ लेवल 2 था, इसलिए वह उसकी डिफेंस को बिल्कुल भी ब्रेक नहीं कर पा रहा था। उसी समय सिस्टम ने अनाउंसमेंट किया, डंजियन से एग्जिट होने के लिए 10 सेकंड काउंटडाउन शुरू हो रहा है। 10, 9, 8, 7। लिन लान खड़ी हो गई और उसका मजाक उड़ाने लगी। तुम सच में बहुत बेवकूफ हो और मैं तो सच में सोच रही थी कि तुम लेवल 3 हो। ये निंग मन ही मन सोचने लगा, इसे अभी पता चल गया, सच में मेरे पास उसे मारने का कोई तरीका नहीं है। अब लिन लान गुस्से से पागल हो चुकी थी। तुम या लिन हो ना, मैं तुम्हें याद रखूंगी, मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगी, चाहे मुझे पूरी दुनिया के आखिरी कोने तक क्यों न जाना पड़े।
वह लगातार चीखती रही, बस इंतजार करो, मैं तुम्हें लाखों टुकड़ों में काट दूंगी और तुम्हें एक जानवर बना दूंगी। लेकिन ये निंग बस चुपचाप पीछे मुड़ा और उसे देखने लगा और मन में सोचा, क्या मैंने कभी कहा था कि मेरा नाम यालिन है? जब तक तुम्हें पता चलेगा कि मेरा नाम यालिन नहीं बल्कि ये निंग है, तब तक ये तय नहीं होगा कि किसे कौन मारेगा। तभी सिस्टम एक बार फिर प्रकट हुआ। डंजियन से एग्जिट रिवॉर्ड्स कैलकुलेट किए जा रहे हैं। डंजियन कंप्लीटेड बाय ये निंग। कंप्लीशन रेट, बेसिक कंप्लीशन रेट 70.3%, मेन क्वेस्ट कंप्लीशन रेट 20%, सबसे कठिन बॉस सैंडवर्म को डिफीट किया गया। टोटल कंप्लीशन रेट 90.3%, रैंक एस क्लास। रिवॉर्ड स्पिरिचुअल एनर्जी एक्सपीरियंस पॉइंट्स प्राप्त हुए। हायर लेवल एनिमी को डिफीट करने के कारण 10% बोनस कैलकुलेट किया गया। इक्विपमेंट ऑब्टेन, फाइट ग्रेड वीपिंग मास्क, फाइट ग्रेड सिन ऑफ द सेंटिपीड, ब्लू ग्रेड बॉसेस डिजायर। आइटम्स ऑब्टेन्ड, वाइट ग्रेड कोरोसिव एसिड, वाइट ग्रेड एक्सोस्केलेटन सेगमेंट, वाइट ग्रेड कंपाउंड आई इंसेक्ट स्किन। मटेरियल्स ऑब्टेन्ड। ये निंग ने सोचा, इन सबको और लिनलान के इक्विपमेंट को बेच दूं तो इतना पैसा हो जाएगा कि मैं एक स्पिरिचुअल एनर्जी फ्रूट खरीद सकूं और मेरे सारे एट्रीब्यूट्स भी 25 पॉइंट से बढ़ गए हैं।